हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। न्यू एपिसोड इज हेयर। ये एपिसोड थोड़ा फनी और सस्पेंस से भरा हुआ होने वाला है। एपिसोड को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि न्यू एपिसोड आते ही तुम्हें मिल जाए। और हमारा 500 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, ये पूरा होते ही सीजन 6 एक ही बार में अपलोड हो जाएगा भाई लोग। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब मारो। अब ईयरफोन लगा लो और एंजॉय करो। चैप्टर 1057 असाधारण और साधारण। म्यूटेटेड ग्लास बॉटल से निपटने के बाद क्लाइन ने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली, उसे खोला, देखा और वक्त याद किया। उसे 3 घंटे बाद वापस आना होगा और अनशैडोड क्रूसिफिक्स को गुलामी की बोतल से अलग करना होगा। तभी उसे एक अकेला मैनिपुलेटर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी और पिछली सीक्वेंसेस की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स से घुली हुई चीज नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक प्रयोग कर रहा हूं। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया, अपनी पॉकेट वॉच जमा की और रियल वर्ल्ड में वापस आ गया, जहां उसने असल में अपनी दोपहर की नींद ली। दोपहर के 4 बजे उसके वैलेट एन्यूनी ने बटलर वॉल्टर की नज़र में अपने एम्प्लॉयर के दरवाजे पर दस्तक दी। क्या बात है? पजामास में ड्वेन डांटेज ने अपना माथा रब किया और बेडरूम का दरवाज़ा खोला। एन्यूनी ने झुककर कहा, सर, आपने रात पहले मैडम रियाना की हाई टी के निमंत्रण को कबूल किया था, आज है। क्लाइन ने बटलर वॉल्टर की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मुझे तैयार होने के लिए 15 मिनट दीजिए। फिर उसने अपने वैलेट एन्यूनी को हुक्म दिया, अंदर आओ और कपड़े बदलने में मेरी मदद करो। जब रूम में सिर्फ वो और उसका मैरियोनेट बचा, उसने बाद वाले को हाई टी के लिए उचित कपड़े लाने को कहा, वक्त वक्त पर दीवार घड़ी की तरफ नजर डालते हुए। लगभग 10 मिनट बाद बो टाई बांधकर और कोट पहनकर उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम उठाए और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। उस वक्त उसके आखिरी एंट्री के 3 घंटे गुजर चुके थे। लंबी ब्रॉन्ज टेबल के शीर्ष पर रखा गया म्यूटेटेड ग्लास बॉटल, जो ग्रे फॉग की शक्ति से अनशैडोड क्रूसिफिक्स से मजबूती से बंधा गया था, अब चमकदार जाल नहीं दिखा रहा था, जैसे वो एक कला का टुकड़ा रहकर सड़क पर बिकने वाली आम चीज बन गया हो। ग्लास बॉटल के तल में पवित्र की गई पवित्र ग्रेश वाइट पदार्थ की भारी मात्रा थी। वो आज़ादी से बह रहा था, एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर दिल जैसी चीज बना रहा था। न सिर्फ इस पर रिंकल्स थे, बल्कि आंखों जैसी क्रैक्स भी थीं। और जो कॉम्प्लिकेटेड 3 डायमेंशनल कल्पना पैटर्न्स, लेबल्स और प्रतीक वॉइड में फैलते थे, वो पहले देखी विन रैम्बिस की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स से लगभग एक जैसे थे। बस थोड़ा सा अंतर है। क्लाइन ने ग्रे फॉग की सप्रेशन हटाई और बोतल के मुंह से अनशैडोड क्रूसिफिक्स निकाल लिया। इस कदम के साथ जो चीज पवित्र की गई थी, वो म्यूटेटेड ग्लास बॉटल से बिल्कुल अलग हो गई, पूरे और स्वतंत्र बन गई। क्लाइन ने बाएं हाथ आगे बढ़ाकर दिल और दिमाग दोनों जैसी चीज उठाई, कुछ सेकंड टकाने के बाद उसे कचड़े के ढेर में फेंक दिया और ग्रे फॉग को उसे घेरने दिया। इस पल म्यूटेटेड ग्लास बॉटल से एक कमजोर आवाज आई, तू शैतान। क्लाइन ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से अनशैडोड क्रूसिफिक्स वापस अंदर डाल लिया, ग्रे फॉग की शक्ति से उसे दबा दिया, और इसके साथ पुराना महल अपनी शांत अवस्था में वापस आ गया। रियल वर्ल्ड में वापस आकर क्लाइन ने टॉप हैट पहनी, केन पकड़ी और अपनी कैरेज से 160 बोकलैंड स्ट्रीट से निकला। वो यूनिट 39 पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट के रेजिडेंस की तरफ बढ़ा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्क्ट के घर के एक एलिगेंट एक्टिविटी रूम में कुछ मेहमान एक इंट्रिकेट 3 टियर्ड ट्रे के गिर्द बैठे थे। उनके सामने एक दिलकश ब्लैक टी का कप था। क्लाइन ने एक छोटा कुकम्बर सैंडविच लिया और छोटा सा काटकर खाया। हाफ जोकिंगली उसने अपनी सच्ची भावनाएं साझा की। आज के डिजर्ट्स बहुत यूनिक लग रहे हैं, चाहे कैरेट केक हो या क्रीम पफ्स। मार्क्ट सुनकर हंस पड़ा। ड्वेन, तुम्हारी निगाह सच में बेजोड़ है। इसका निगाह की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। जब तक कोई अंधा नहीं है, ये बताना नामुमकिन है कि आकार सभी बिगड़े हुए हैं। उसने अंदर ही अंदर लैंपून किया, फिर बोला, ऐसा लगता है जैसे कोई शानदार बात हो। बिल्कुल, ये हेज़ल ने खुद बनाया है, तुम बाद में ट्राई कर सकते हो। यूं तो वो इसके आकार को प्रभावित तौर पर कंट्रोल नहीं कर पाती, लेकिन सच में स्वाद अच्छा है, मार्क्ट ने गर्व से कहा। एक तरफ बैकलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के चांसलर पोर्टलैंड मोमेंट हंसकर बोले, ये तो वो हेज़ल नहीं लगती जिसे मैं जानता हूं। मार्क्ट ने मैडम रियाना की तरफ देखा और संतुष्ट भाव से कहा, हर कोई बढ़ता है ना? हेज़ल हाल ही में बहुत पक्की हो गई है,
न सिर्फ वो सामाजिकता और शादी की तैयारी के लिए जो क्लासेस वो पहले नफरत करती थी अब उन्हें सीखने को तैयार है और कभी-कभी डेजर्ट्स बनाती है और हमारे लिए संगीत बजाती है, बल्कि वो अक्सर अपनी माँ के साथ म्यूजिकल्स, हॉर्स रेसिंग मैचेस में जाने, डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने और हर तरह के सलून्स और बॉल्स में खामोश सुनने की पेशकश करेगी। मिस जस्टिस के मुताबिक हेज़ल के इलाज की प्रगति इस मुकाम तक पहुंच गई है कि वो भयानक शौक और दर्द को याद कर पा रही है जो उसे सहना किया था। यूं तो ये सिर्फ इमोशंस का सीधा अनुभव है और एग्जैक्ट घटनाक्रम नहीं, लेकिन ये काफ़ी है कि वो अपने माता पिता और रिश्तेदारों को खोने के सपने देखे। इससे उसे अपने परिवार की कद्र आई है। इसके लिए उसने खुद को कुछ हद तक बदलने का फैसला किया है। क्लाइंट सोचते हुए सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, ये बेहद बेहतरीन है। हाँ बिल्कुल, मार्क ने पूरे भावुकता के साथ जवाब दिया। मुझे उसके स्वभाव की चिंता थी कि वो अच्छी शादी नहीं कर पाएगी और हमारे सर्कल के लोगों से रिश्ता नहीं बना पाएगी। हमारे जाने के बाद मुश्किल वक्त में वो मदद नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन अब मैं आखिरकार राहत महसूस कर सकता हूँ। मार्क ने एक वाचक मुस्कुराहट दिखाई, अपनी चिंता जो वो कम ही बताते हैं उजागर की। उसने बाजू उठाकर हल्का सा हिलाया, फिर बड़े विश्वास से कहा, मैं खूनी कोहरे और प्रदूषण का दुश्मन क्यों बन रहा हूँ? हमें ईस्ट बलाम में कॉलोनीज के लिए फेसैक और वेस्ट बलाम में इंटिस से क्यों लड़ना है? क्या ये इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे बेहतर जिंदगी जीत रहे हों, ताकि हमारे पास कम चिंता हो? मेरे लिए हेज़ल की पक्की होना ईस्ट बलाम में मेरे दिए गए योगदान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरी लड़ाइयों से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। मार्क की बयान को सुनते हुए क्लाइन खिड़की से बाहर देखने से ना रह पाया। बाहर अंधेरा था और सूरज गायब हो गया था। इस पल पोर्टलैंड मोमेंट ने मार्क से मजाक करते हुए जवाब दिया, नहीं, ये चीजें हमारे अपने भले के लिए हैं। इस मुकाम पर उसने क्लाइन की तरफ देखा और कहा, ड्वेन, आपने सोचा है क्या आप मेरे मैकेनिकल लेबोरेटरी में निवेश करना चाहते हैं? क्लाइन ने हल्की सी हंसी दी। मिस्टर चांसलर, आप अभी भी एक युवक की तरह इतने उत्सुक क्यों हैं? मैंने आपके द्वारा दी गई जानकारी पढ़ी है और अधिकार और आमदनी की रफ तस्वीर है। सीधे शब्दों में मुझे बहुत दिलचस्पी है। ऐसे मैकेनिकल लेबोरेटरी में प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण दिलाना अति संतोषजनक है। ये वही चीज है जिसमें हमें निवेश करना चाहिए। आज के दौर में सबसे कीमती क्या है? प्रतिभाएं। सम्राट रोजल ने ऐसा कहा था। पोर्टलैंड मोमेंट ने हल्का सा हंसा। तो आप कितना निवेश करना चाहते हैं? ड्वेन ने पोर्सलिन कप उठाया और ब्लैक टी का एक घूंट पिया। शुरुआती योजना 10,000 पाउंड्स है। हाल ही के बैकलैंड के सबसे मशहूर सेठ होने का असर है। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके पास कितनी संपत्ति है। पहले आपने 10,000 पाउंड से ज्यादा के शेयर दान दिए, फिर 20,000 पाउंड्स खर्च कर माइगुर मैनर खरीदा और अब आप पोर्टलैंड मैकेनिकल लेबोरेटरी को 10,000 पाउंड्स दान दे रहे हैं। मैडम रियाना बहस से ना रह पाईं। पोर्टलैंड मोमेंट ने उंगली उठाई। ये एक सच में शार्प इन्वेस्टर है। क्लाइन मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं अभी भी एक टीम जो वकील और लेखाकलों से बनी है उसे असल हालात की पुष्टि करने और शर्तें निर्धारित करने के लिए बुलाऊंगा। प्रोफेशनल चीजें प्रोफेशनल्स पर छोड़नी चाहिए। इसके अलावा मैं अभी भी सोच रहा हूं कि सीधे निवेश करूं या पहले एक कंपनी या फाउंडेशन स्थापित करूं और उसके जरिए निवेश पूरा करूं। ओह पोर्टलैंड, मुझे लगता है एक पहलू आपने नहीं सोचा। इतना महत्वपूर्ण लेबोरेटरी बेसुरक्षा कैसे रह सकता है? क्या आप व्यापारी स्पाइज या विदेशी शक्तियों के घुसाने और तबाही मचाने से नहीं डरते? पोर्टलैंड हैरान हो गए। उन्होंने धीरे से सर हिलाया। ये समझ में आता है। मैंने पहले इस समस्या को नज़रअंदाज कर दिया था। अपना मकसद पूरा करने के बाद क्लाइन ने टॉपिक पर जोर नहीं दिया। बनावटी तौर पर पूछा, ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगौर के बारे में कोई खबर है? मार्क ने आह भरी और बोला, नहीं, सिविल हाउस यार्ड ने कहा है कि माइगुर मैनर और आसपास के इलाकों में खोज ली गई है। उन्हें कोई लीड तक नहीं मिला। बोलते वक्त हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ने आवाज नीची की। मुझे शक है कि ब्रिगेडियर जनरल ने एक गुप्त मिशन के दौरान हादसा कर लिया है। उच्च पदों के लोगों का मूड थोड़ा अजीब सा है। एक खास दृष्टिकोण से आपने सही अंदाजा लगाया है। क्लाइन ने आह भरी और कहा, कुछ ना हो। हाई टी के दौरान क्लाइन ने वक्त याद किया और बाथरूम गया। ग्रे फॉग के ऊपर उसने ड्रीम वॉकर कैरेक्टरिस्टिक को म्यूटेटेड बॉटल से सीप हुए कचड़े के ढेर में रखा। जब हाई टी खत्म हुई और वो 160 बोकलैंड स्ट्रीट वापस आया तो आसमान पहले ही अंधेरा हो गया था। सड़क के दोनों तरफ के स्ट्रीट लैंप्स पहले से जल रहे थे। बारिश कैरेज की खिड़कियों पर थपक रही थी। अब सभी सवाल ब्लड एम्परर के खंडहर में छिपी चीज पर ध्यान केंद्रित हैं। जब तक तीनों चर्चेस समस्या समय पर पहचान लेती हैं, वो बहुत सी चीजें होने से रोक सकती हैं। अभी के लिए कैटरीना को पकड़ने के अलावा मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। और डेविस डेथ की यूनिकनेस को हजम कर रही हैं या
कंट्रोल कर रही हैं। उनके पास उस लेवल पर जवाब देने की क्षमता नहीं है। इस समस्या का हल करने के लिए या तो मुझे होली कैथीड्रल से एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट चाहिए जो टारगेटेड इफेक्ट रखता हो, या फिर मैं चर्च ऑफ स्टीम और स्टॉर्म्स पर निर्भर करूं और देखूं कि तीनों असली देवताओं में से कौन जवाब देगा। एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट शायद काफी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक किंग ऑफ एंजल शामिल है और 2 चर्चेज में गद्दार हो सकते हैं। 39 बोकलैंड स्ट्रीट से यूनिट 160 तक का सफर ज्यादा नहीं लगा। क्लारिन के ख्याल ठीक से जमने से पहले ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसे कैरेज से उतरना ही पड़ा। जब उसने तीसरी मंजिल पर अपने कपड़े बदले तो उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई। उसने रेनेट टिनेकर को वॉइड से निकलते देखा, हाथों में 4 ब्लॉन्ड रेड आइड सर लिए। क्या ये शैरन से है? एक अंदाजा आया जब उसने खत लिया। बिल्कुल सही, रेनेट टिनेकर के हाथों में लिए गए सरों में से एक ने जवाब दिया। बिना कुछ कहे क्लाइन ने खत खोला और पेपर को फैलाया, जिस पर सिर्फ एक लाइन थी, हम आज रात 10 बजे कार्रवाई करेंगे। चैप्टर 1058 एक साधन। आज रात 10 बजे मिस मैसेंजर को देखकर जो वहीं खड़ी रही, क्लाइंट डेस्क की तरफ गया और लिखा, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। इसके अलावा बैकलैंड की हालत हाल में तंग हो गई है, मामले को कंट्रोल में रखना। शरण को याद दिलाने के बाद क्लाइन ने खत जोड़ा और एक गोल्ड कॉइन और एक रेक्टेंगुलर डायमंड निकाला जो रोशनी को लगातार रिफ्रैक्ट कर रहा था। ये एक येस्टरडे वंस मोर चार्म है। ये आपको अपने अतीत से शक्तियां थोड़े वक्त के लिए उधार लेने दे सकता है। क्लाइन ने तीनों चीजें रेनेट टिनेकर को दे दी। रेनेट टिनेकर के हाथ में लिए गए ब्लॉन्ड रेड आइड सरों में से एक ने मुंह खोला और सब कुछ काट लिया। बाकी के 3 बोले, क्यों दिया मुझे? उसे एडवांस में दिए जाने वाले भुगतान के हिस्से के रूप में गिनो, क्लाइन ने आम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। अरोड्स की याद दिलाने ने उसे ऐसा महसूस कराया कि ज्यादा तैयारी करना अति जरूरी है। रेनेट टिनेकर ने आगे नहीं पूछा। 4 खूबसूरत सरों के बाल ऊपर नीचे हिले जैसे वो सर हिला रहे हों। वो फिर वॉइड में कदम रखा और रूम से गायब हो गया। खिड़की से बाहर हल्की बारिश और अंधेरे आसमान को देखकर क्लाइन ने अपना कोट उतारा और अपने वैलेट इनोनी को दे दिया। रात के 9:50 शर्वुड बरो में टसक नदी के पास एक सड़क पर बैकलैंड की आम ऑटम विंटर बारिश में एक रेंटल कैरेज अंदर मुड़ी और धीरे से आगे बढ़ी। कैरेज पर रेड आइड एमलिन वाइट, जो हाथ में टॉप हैट लिए हुए था, ने पहले हल्के रंग और उलझे बालों वाले युवक को देखा, फिर होंठ मोड़े। क्या यहाँ है? इनकॉर्पोरियल फिगर। मैरिक ने सर हिलाया। उसने पास की एक इमारत की तरफ इशारा किया जो दुकानों के ऊपर तिरछी अक्रॉस थी और बोला, हाँ, वो एक बुक स्टोर है। मालिक का नाम चार्ली रेकर है और वो शुद्ध लोएनिस है। लेकिन वो युवावस्था में एक बार सदर्न कॉन्टिनेंट गया था, एक सेठ बनने की उम्मीद में। वहां उसे रोज स्कूल ऑफ थॉट का मेंबर और चेन गॉड का उपासक बना। बाद में उसे वापस बैकलैंड भेजा गया था और उसे जानकारी जमा करने और दूसरे रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स की मदद करने के लिए कहा गया था, जो दूसरे मिशंस पर हैं। हम उसकी कुछ देर से नज़र रख रहे हैं और उसे ख़त्म करना चाहते हैं ताकि रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए जानकारी का स्रोत काट सकें और अपने लिए बेहतर रहने का वातावरण बना सकें। लेकिन हमने आखिर में रुकने का फैसला किया। एमलिन ने मुस्कुराया और बोला, तथ्यों ने साबित किया कि सहनशीलता सच में बेहतर नतीजे के बदले मिल सकती है। सच कहा जाए तो आपका व्यवहार मेरी कल्पना से काफ़ी अलग है एक टेम्परेंस फैक्शन रेट की। मुझे लगता था कि आप बहुत टर्स होंगे। मैरिक ने वैम्पायर को देखा जो अब एक विस्काउंट था। अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं और टेम्परेंस सिर्फ अधिक इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए है। मुझे डर है कि आप समझ नहीं पाएंगे और यह मिशन के अंतिम नतीजे को प्रभावित करेगा अगर मैं इस बात को इतनी साफ तौर पर ना समझाऊं तो। ऐसे में वो इच्छाएं जो टेम्परेंस की ज़रूरत है अपनी सीमा से पार हो जाएंगी। यूं तो बहुत फिलोसॉफिकल है, लेकिन मुझे मिसाल के रूप में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। एमलिन ने आराम से दीवार के साथ तकिया लगाकर उसे देखा। पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाओ। मैरिक ने फिर खिड़की से बाहर देखा। चार्ली रेकर के घर में पास वैली की एक महिला नौकर है, वो भी रोज स्कूल ऑफ थॉट की मेंबर है। इसके अलावा चार्ली रेकर के घर के डायगनली ऑपोजिट 2 घरों में एक विधवा और एक नशेड़ी आदमी रहता है। वो चेन गॉड के उपासक हैं और वो खास वक्त पर रोज स्कूल ऑफ थॉट को जानकारी भेजते हैं। आपको जो करना है वो ये है कि जब हम चार्ली रेकर से निपट रहे हैं तब इन तीनों लोगों पर छुपे तौर पर नजर रखना। जानकारी के जरिए आप बैकलैंड में रोज स्कूल ऑफ थॉट के जिम्मेदार को ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल, हम डेफिनेटली चार्ली रेकर को मदद मांगने या सिग्नल भेजने का मौका देंगे। एमलिन ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। फिर उसने आसमान की तरफ देखा जिसे अंधे छाए हुए थे जो क्रिम्सन मून को रोक रहे थे। उसने अपनी रिंग फिंगर पर घोंसली ब्लू जेम वाली रिंग घुमाई। ये ओथ ऑफ रोज रिंग थी।
ये अर्ल मिस्ट्रल को अपने देखने, सुनने और सूंघने की सेंस शेयर करने देती थी। ये रिंग एक बड़ा चक्कर काटकर फिर से एम्बलिन के हाथों में पहुंच गई। बिल्कुल, ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए थी। इसलिए अर्ल मिस्ट्रल पहले ही सुन चुका था कि मैरिक ने क्या कहा था और इसे दूसरे सैंग्विन पार्टिसिपेंट्स के साथ साझा कर दिया था। एम्बलिन असल में मानता था कि वो सिर्फ एक मध्यस्थ था जो संपर्क के लिए जिम्मेदार था और कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा था। लेकिन चाहे ऐसा हो, उसे लगता था कि वो स्कारलेट स्कॉलर के रूप में अपने कुछ स्पेल्स दिखा सकता है, जिससे वो रेथ मैरिक के सामने जानकारी को सच में कूल और एलिवेटेड तरीके से पहुंचा सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वहां रिंग पहनकर मौजूद रहना था। इससे वो बहुत निराश हो गया। उसे ऐसा लगा कि वो बस एक साधन था। बिना डेमीगॉड हुए मैं कई चीजों में सीधे भाग नहीं ले सकता, ये तो छोड़िए कि अपनी जाति को बचाऊं। उस पल एम्बलिन को थोड़ा सा उत्साह महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि उसका लेवल उसकी गुप्त पहचान के काबिल नहीं है और वो जिम्मेदारियों को नहीं सह पा रहा जो उसे उठानी चाहिए। और ओथ ऑफ रोज के उस प्रभाव की कि दो इस्तेमाल करने वालों के ख्याल कभी कभी एक दूसरे के दिमाग में आ जाते हैं, एम्बलिन चिंता नहीं करता था। उसने मिस जस्टिस से हिप्नोटाइज करवाया था ताकि वो आज रात सैंग्विन के ऊंचे पदों वालों को वो बातें ना सोच सके जो वो नहीं जानना चाहते। जब ही उसके दिमाग में ये ख्याल आया, उसे अचानक अर्ल मिस्ट्रल की आवाज सुनाई दी। घमंड, बचकाना, भोला। ये अर्ल मिस्ट्रल का एक खास ख्याल है जो ओथ ऑफ रोज के जरिए पहुंचा है। एम्बलिन ने अंदर ही अंदर ठंडा मुस्कुराहट की। उसने एक नाम उच्चारण शुरू किया, अर्नेस्ट बोयार, अर्नेस्ट बोयार। ये विस्काउंट अर्ल मिस्ट्रल की सुरक्षा में हिप्नोटाइज किया गया था और लंबे वक्त से हार्वेस्ट चर्च में वॉलंटियर कर रहा था। उसी पल मैरिक ने एम्बलिन के एक्सप्रेशन की तरफ देखा और सर हिलाया। आपका मौजूदा एटीट्यूड भरोसेमंद है, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर और बहुत ध्यान से। क्या? एम्बलिन पहले हैरान हुआ, फिर हल्का सा होंठ मोड़ा। शुक्रिया। बुक स्टोर की दूसरी मंजिल चार्ली रेकर का घर था। ये व्यापारी 50 से ऊपर का था। उसके माता पिता कब के चले गए थे, कभी शादी नहीं की। हालांकि अफवाह थी कि उसके कुछ जाया बच्चे हैं, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं रहता। नौकरों को हुक्म देकर के घर की खिड़कियां बंद हैं कि नहीं, वो अपने बेडरूम में वापस आया और एक कप रेड वाइन डालकर पिया और सोफे पर बैठकर इसे आराम से स्वाद लिया। वो सोने से पहले कुछ शराब पीने का आदी था। जब उसने रेड वाइन खत्म की, चार्ली रेकर उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। जब वो बेडरूम के फुल बॉडी मिरर के पास से गुजरा तो बेजान ही एक नजर डाल दी और उसका जिस्म अचानक से अकड़ गया। मिरर में उसका चेहरा बेजान ही अबनॉर्मल पैलर लिए हुए था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनके किनारों से खून सीप हो रहा था। उसके होंठ के किनारे थोड़े लाल थे। रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर के रूप में चार्ली रेकर ऐसी हालत से अनजान नहीं था। उसने आम लोगों की तरह चीखा नहीं या आंधी धुंध भागा नहीं, बल्कि उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने सीने तक बढ़ाया। जब ही उसने पहना हुआ एसेसरी छुआ, उसका जिस्म ऐसा लगा जैसे वो एक न पिघलने वाले आइस अबिस में गिर गया हो। अंदर से बाहर तक ठंड ठंड जैसे एक जिंदगी की शक्ति रखती थी, तेजी से फैल गई और चार्ली रेकर के जिस्म के हर कोने को ढक लिया। इससे उसे ऐसा लगा जैसे उसके जॉइंट्स और मसल्स अब उसके नहीं रहे और वो दूसरे के आदेशों का पालन करने लगे। उस पल ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म में एक और आदमी था। वो ठंडा और धुंधला, बुरी तरह से भरा हुआ। उसने सीधे उसके ख्यालों के अलावा सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही चार्ली रेकर ने मिरर में अपने जिस्म में नए बदलाव देखे। उसकी आंखों में दो फिगर्स नजर आईं। एक युवक था सफेद शर्ट और ब्लैक वेस्ट में। अपने दाहिने हाथ से सीने पर रखी चीज को छूते हुए उसके सामने एक चमकदार रोशनी फ्लैश हुई। रोशनी जैसे एक मिनिएचर गन से आई थी। हर दिशा में रोशनी और गर्मी बिखेर रही थी। चार्ली रेकर को तुरंत गर्मी महसूस हुई और अब वो ठंड से कंट्रोल में नहीं था। उसने एक शब्द जबान पर ला दिया, क्लींस। उसके सीने के सामने मिनिएचर सन तेज भड़क उठी। वो गर्म पानी जैसी थी जो उसके सीने में दौड़कर लहरें बना रही थी। इसके साथ चार्ली रेकर ने अपने जिस्म का कंट्रोल वापस पा लिया और दरवाजे का आइडिया छोड़कर खिड़की की तरफ दौड़ने लगा। पर्दा नहीं खींचा गया था और बाहर हल्की सी बूंदाबांदी थी, बाहर के स्ट्रीट लैंप्स को धुंधला रही थी। टैप टैप टैप। जब चार्ली रेकर कारपेट वाले कॉफी टेबल एरिया से गुजरा तो अचानक उसका पैर फिसला और वो गिरा गिरा बचा। कारपेट जैसे जिंदा हो गया था, उसकी टखनियों को लपेट लिया। बैंग। कॉफी टेबल उड़ गई और पोर्सिलिन टी कप और हर तरह के डॉक्यूमेंट्स चार्ली रेकर के चेहरे पर गिर गए। वो टुकड़ों में बिखर गया और एक अजीब कटा फटा कठपुतली में बदल गया। अचानक चार्ली रेकर की फिगर कहीं और प्रकट हुई और वो डर के साथ दौड़ता रहा। उसने कभी अपने बेडरूम के इतने बड़े होने से नफरत नहीं की। टैप टैप टैप। फाउंटेन पेन्स इधर उधर चली और पेपर फड़फड़ाने लगा। जब चार्ली रेकर आखिरकार खिड़की तक पहुंचा,
एक श्रद्धालु उपासक होते हुए उसने तुरंत खिड़की नहीं तोड़ी, बल्कि उसने पर्दा पकड़ा और खींच दिया। साथ ही उसने अपना दूसरा हाथ गैस पाइप पर दबाया। एक लेयर सफेद फ्रॉस्ट ब्लैक मेटल सरफेस पर तुरंत बन गई। क्रैक। चार्ली रेकर के सामने वाली ग्लास खिड़की बिखर गई। हर टुकड़ा ग्लास बुलेट की तरह उड़कर चार्ली के चेहरे से टकराया। उसकी बिल्कुल ठीक खाल को चीरकर उसे गया। उसके गर्दन से खून फूट पड़ा। चार्ली रेकर की आंखें अंधेरी हो गईं और वो बेबस हालत में पीछे गिर गया। इस प्रोसेस में उसने चीखा और चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज रूम से बाहर नहीं जा पाई। इसी पल एक और कमरे में दक्षिण महाद्वीप की एक नौकरानी गैस वॉल लैंप्स की रोशनी को हिलते हुए साफ देख सकती थी। उसने तुरंत सर घुमाकर अपने एम्प्लॉयर की तरफ देखा तो देखा कि वहां के गैस पाइप सफेद फ्रॉस्ट से ढके हुए हैं। चार्ली रेकर के सामने एक घर में ब्रांडी नोज वाले आदमी, जिसके बाजू रोल अप थे और जो शराब कूर रहा था, अचानक गौर किया कि पर्दा सिर्फ आधा खींचा हुआ है। उसने और चार्ली रेकर के बीच तय किए गए सीक्रेट सिग्नल के लिए पर्दा पूरा खींचना मतलब कि कोई समस्या नहीं, पर्दा आधा खींचना या सिर्फ एक तरफ मतलब कि एक इमरजेंसी हालत है। इसमें उसे उच्च पदों वालों को तुरंत सूचित करना पड़ता। उसने अचानक खड़े होकर चैप्टर 159 चांद का अधिकार। लाल ब्रांडी नोज वाला आदमी कुछ कदम के अंदर एक सेफ की तरफ दौड़ा, जहां से उसने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट से एक रेडियो ट्रांसीवर और कोड बुक निकाली। वहीं बैठकर उसने चार्ली रेकर के साथ हुए हादसे को ट्रांसकोड किया। फिर उसने टेलीग्राम भेजना शुरू किया। साथ ही रेकर बुक स्टोर के ऊपर वाले घर में एक ब्राउन स्किन नौकर ने अपनी बाहों के आस्तीन रोल अप किए और अपनी बाईं बाह पर एक इंडिगो ब्लू लिक्विड डाला। उस जगह के आसपास की उसकी खाल तुरंत रंग बदलने लगी, लेकिन इंडिगो ब्लू रंगों के नीचे काले रोशनी के तारों जैसे थ्रेड वॉर्म्स फैलने लगे। ये काले रोशनी के तारों तेजी से एक अजीब हाथ के बराबर चेहरा बना लिया। उसकी आंखें चावल के दाने जितनी छोटी थीं और मुंह चाय के प्लेट जितना चौड़ा। चार्ली रेकर के साथ हादसा हुआ है, नौकर ने अपनी बाह पर बनने वाले चेहरे को देखकर हर शब्द को स्पष्ट कहा। हर शब्द जो उसने बोला ऐसा लगा जैसे उसका अपना आकार था, एक इंडिगो ब्लू जिस्म वाली एंटिटी बना रहे, जैसे उसका मुंह और बाह। तुरंत बाद ऐसे शब्द जो लिखे गए लगे आपस में लिपटने लगे, जबकि उन्हें उसी रंग के धुआं ने घेर लिया। इस पल नौकर की बाह पर बनने वाला अजीब चेहरा धीरे से मुंह खोला और इंडिगो ब्लू धुआं और टेक्स्ट को अंदर खींचा। सभी एबनॉर्मैलिटीज गायब हो गईं। नौकर की बाह की खाल का एक हिस्सा इंडिगो ब्लू रंग में रह गया। खिड़की से बाहर अंधेरे में एक छोटी आम सी बैट ने अपने पर फड़फड़ाए अपनी बेहरकत हालत बदलकर किसी अनजान स्थान की तरफ उड़ गई। रेकर की बुक स्टोर से कम 500 मीटर दूर एक और सड़क पर सदर्न कॉन्टिनेंट क्विजीन में माहिर रेस्टोरेंट के ऊपर के हवा में छोटी छोटी बैट्स अंधेरे से उड़कर इकट्ठी हुईं और मोटे धुएं का रूप लीं। धुआं और बैट इनकॉर्पोरियल लगे और पल भर में गायब हो गए। सिर्फ एक आदमी बचा जो टक्सीडो पहने था, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग हैट नहीं था। ये आदमी पतला, लंबा और सीधा था। उसके हल्के रंग के बाल थे जो चांदी के रंग के लग रहे थे। उसकी आंखें चमकदार लाल खून जैसी थीं, जैसे अंदर खून छुपा हो। वो और कोई नहीं, सैंग्विन अर्ल मिस्ट्रिल था। उसने घोंसली ब्लू जैमरिंग वाला बायां हाथ उठाया और हल्का सा एग्जैजरेटेड बो टाई को छुआ। उसने नीचे देखा जो रेस्टोरेंट बंद हो चुका था और बोला, दोनों जानकारी आखिर यहां पहुंची। जब ही मिस्ट्रिल ने बात खत्म की, उसके सामने एक फिगर प्रकट हुई, ब्लैक रीगल ड्रेस और बॉनेट पहने। उसकी हल्की ब्लॉन्ड बाल थीं और नीली आंखें, और उसका चेहरा एक काफी टिंट्रिकेट डॉल जैसा था। नीचे सड़क के पेड़ अचानक हल्के से झूलने लगे, जैसे गैस लैंप्स की रोशनी फ्लैश कर रही हो। एक कठपुतली। अर्ल मिस्ट्रिल ने हल्का सा सर हिलाया और शारन की स्थिति और लेवल मानी। शारन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल की तरफ देखा। यहां मदर ट्री ऑफ डिजायर की उपासना के अवशेष हैं। फिर कोई समस्या नहीं। मिस्ट्रिल बीच हवा में पलटकर सबसे अंधेरे इलाके की तरफ सर हिलाया। लॉर्ड निब्स, कृपया इस जगह को बंद करें। एक बुज़दक गहरी आह सुनाई दी, फिर अंधेरे से काले रंग की खाल और अनंत पैटर्न से ढके हुए पर एकदम से फैल गए। वो फैलते गए, चौड़े और बड़े होते गए, 2 से 3 सेकंड में पूरी जगह को घेर लिया। रेस्टोरेंट एक अननेचुरल अंधेरे में डूब गया, जैसे उसे रियल वर्ल्ड से निकाल दिया गया हो। मिस्ट्रिल ने न तो हेजिटेशन की, न सीधा हमला किया। उसने एक ब्रॉन्ज बॉक्स निकाली जो अनंत रूबी जेम्स से जड़ी हुई थी और उसमें से कुछ निकाला। वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्फीयर था जो एक आंख जैसा लगा। फिर सैंग्विन अर्ल मिस्ट्रिल ने मुंह बिगाड़कर ग्लास स्फीयर को अपनी उंगलियों से गिरने दिया और नीचे जाकर लगा।
ग्लासफियर अंधेरे में एक चमक दे रहा था, लगातार दिशा बदल रहा था और हवा में किसी चीज की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसे कोई चीज खींच रही हो। आखिरकार वो रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल के एक रूम में जाकर लगा। एक चमकदार सफेद रोशनी फूटी, जैसे रूम में एक सूरज उभर आया हो, सब कुछ रोशन कर रहा हो। इससे सभी करप्शन, डेकेडेंस, ईविल, अनडेथ और अंधेरा तेजी से पिघलने लगा। मिस्ट्रल, जो पहले ही आंखें बंद कर चुका था, अचानक भौंके और एक पजल्ड आवाज निकाली। उसे उस रेस्टोरेंट से कोई रेजिस्टेंस नहीं महसूस हुई। शैरन, जो ऊपर से नीचे देख रही थी, अपनी नज़र समेट ली। यूं तो उनके एक्सप्रेशन में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन उनके कैसे बंधे ब्लॉन्ड बाल हल्के से हिले जैसे। सूरज उभरने के बाद जल्दी ही डूब भी गया। चमकदार सफेद रोशनी बेबस और खामोशी से अंधेरे में चमकी। क्योंकि ये किसी ईविल स्पिरिट्स के खिलाफ निर्धारित आइटम था, रेस्टोरेंट की इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सैंग्विन अर्ल मिस्ट्रल ने आंखें खोली और उसे 2 सेकंड तक देखा, फिर दाहिना हाथ उठाकर मुट्ठी बंद कर ली। रेस्टोरेंट के ऊपर का अंधेरा तुरंत जिंदा हो गया। कल्पना चेन में बदलकर पूरी छत को बांध लिया। जारिंग आवाजों के बीच छत जबरदस्ती उखड़ ली गई और बीच हवा में लटका ली गई। इस रोक के बिना, चाहे मिस्ट्रल हो या शारन, वो लक्षित के रूम की हालत साफ देख सकते थे। एक स्क्वायर टेबल जो टेबल लिनन से ढकी हुई थी, एक रेडियो ट्रांसीवर उस पर रखा था और उसका साथ एक ट्रांसकोडेड टेलीग्राम मैसेज था। इसके मुकाबले में जमीन इंडिगो ब्लू और जली हुई थी। रूम के दूसरी तरफ एक पुराना पियानो था। पियानो के स्टूल ब्राउन रंग के थे और ऐसा लगा जैसे कुछ पल पहले ही हिलाए गए हों। पियानो पर एक कप रेड वाइन था। उसमें एक छोटा चिपचिपा मांस रंग का फिगर डूबा हुआ था। और डेकोरेशंस और लेआउट कोई भी नॉर्मल रेजिडेंस जैसे था। सिर्फ अंतर ये था कि हर्बल पाउडर और एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्ट्स आसपास छिटके गए थे। इससे जो शैरन को स्पिरिट वर्ल्ड से सीधी जानकारी मिल सकती थी, उसके दिमाग में एक ख्याल आया। यहां वो व्यक्ति अभी चला गया है। जब ही वो अर्ल मिस्ट्रल और मार्क्विस निब्स के साथ रिएक्ट कर पाती, मांस रंग का फिगर जो रेड वाइन में डूबा हुआ था, एक धुंधली चमक छोड़ने लगा। रोशनी तुरंत फूटी और चमकी, रूम में एक जाइगेंटिक क्रिम्सन मून बना दिया। क्रिम्सन मून की चमक ने इलाके के अंधेरे को बिखेर दिया। डेमीगॉड्स जो लड़ाई में शामिल थे, ऐसा लगा जैसे वो जमीन पर हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं। शारन की नीली आंखें एक पल के लिए जम गईं। उसने अचानक बायां हाथ उठाया और हल्का सा पलटा, अपनी हाथ की लकीर में एक डार्क रेड एक्सेसरी दिखाया। ये एक्सेसरी एक पूरे चांद जैसा दिखता था और उसके गिर्द क्रिम्सन जेम्स जड़े हुए थे। बीच में पूरे चांद और रहस्यमयी लेबल से भरे प्रतीक थे। ये वही स्कारलेट ल्यूनर करोना था जो शैरन ने शर्लॉक मोरियार्टी की मदद से पाया था। ये एक शांत आलोचना छोड़ रहा था, इस्तेमाल करने वाले को पूरे चांद के प्रभाव से इम्यूनिटी प्रदान कर रहा था। लेकिन रेस्टोरेंट में वो क्रिम्सन मून इतना साधारण नहीं था। वो एक ब्लड मून से भी ज्यादा करीब था, या उससे भी ज्यादा ताकतवर। एक अनिर्वचनीय आध्यात्मिकता का तूफान उठा, जिससे निब्स के विशाल पंखों द्वारा अलग किए गए इलाके में एक अजीब गहरी खामोशी का एहसास आया। चाहे शैरन स्कारलेट ल्यूनर करोना इस्तेमाल कर रही थी, उसने अपने अंदर बुराई के ख्यालों को फूटते हुए महसूस किया, जैसे कोई अनिर्वचनीय बदलाव पल रहा हो। उसने फितरत से ईविल स्पिरिट बनकर सड़क के पेड़ों और गैस लैंप्स जैसी चीजों में छिप जाने का इरादा किया। लेकिन उसकी रैशनैलिटी ने उसे इंपल्सिव रिएक्शन से रोका, क्योंकि क्रिम्सन मून की रोशनी में कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं था। उसी समय सैंग्विन अर्ल मिस्ट्रल ने देखा कि उसका पेट धीरे धीरे फूल रहा है। उसे लगा कि उसकी रग रग में धड़कती जिंदगी धीरे से जमा हो रही है, जैसे कोई आकार लेने की कोशिश कर रही हो। एक सुपरनैचुरल क्रीचर जो चांद की शक्ति इस्तेमाल कर सकता है, उसने ब्लड मून के प्रभाव को खत्म करने की तैयारी नहीं की थी। उसे असल में लगा कि ऐसे वातावरण में वो खुशी से भरा होगा, उसे अपनी शक्ति आज़ाद तौर पर दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अबनॉर्मल बदलाव उसकी उम्मीद से बहुत आगे निकल जाएंगे। उसने महसूस किया कि अगर ये चलता रहा तो वो नई जिंदगी जन्म देगा। नहीं मालूम कि ये भयंकर बुराई कहाँ से आई है। चांद के अधिकार में प्रजनन और विकास शामिल था। साथ ही आसपास के बड़े बैट परों पर सफेद फर एकदम भयंकर तरीके से उगने लगा। निब्स ने हल्की आह छोड़ी, जबकि बंद किए गए इलाके में क्रैक्स नजर आने लगे। कुछ सड़क दूर एक बोर्ड एमलिन वाइट ओथ ऑफ रोज के ब्यू जेम जेड को रगड़ रहा था। उसी समय एमलिन को अर्ल मिस्ट्रल की सेंसेस मिली, जो वो देख और सुन सकता था। अर्ल मिस्ट्रल से संबंधित फीलिंग्स और ख्याल लंबे समय के बाद एमलिन के दिमाग में पहुंचे। वो सीधा बैठ गया, डर गया, उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया, उसका पेट खलबल लिया और उसे उल्टी आने का एहसास हुआ।
क्रीपिंग हंगर की मदद से क्लाइंट का असली शरीर रेस्टोरेंट के बाहर साये में छुपा हुआ था, लेकिन जो मरियोनेट उसने कंट्रोल किया, कोनास किलगॉर, पहले ही निब्स द्वारा पैदा किए गए अंधेरे में छुप गया था और डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल करके आइसोलेशन से बचकर अपने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के कंट्रोल के दायरे में रहा। उसी समय कल्पना क्रिम्सन मून की रोशनी में उसे हैरानी हुई कि उसकी मरियोनेट, जो असल में मरी हुई थी, उसमें प्रजनन की प्रवृत्ति है और वो नई जिंदगी डेफिनेटली मदर ट्री ऑफ डिजायर की संतान है। ये वही सैंग्विन एंसेस्टर लिलिथ है जिसका जिक्र सिटी ऑफ सिल्वर की दास्तानों में है और वही प्राइमोर्डियल मून का प्रतीक है जो एमलिन ने पहले जिक्र किया। बिल्कुल, मदर ट्री ऑफ डिजायर ने चांद के अधिकार का एक हिस्सा पकड़ लिया है और उसे खासकर बुराई की हालत में करप्ट कर दिया है, जो असल से काफी ज्यादा है। क्लाइन अपने मरियोनेट से जगह बदलकर और क्रिम्सन मून से रोशन इलाके में दाखिल होकर मिस शेरन के साथ टेलीपोर्ट होने ही वाला था कि उसने अंदर एक अनिर्वचनीय खुशी का एहसास किया। ये वो खुशी है जैसे एक बाग में एक फूल लंबी रात के बाद सुबह के कोहरे में धीरे धीरे खिलता है। ये वो खुशी है जो शहर छोड़कर उपनगरों जाने पर बारिश के बाद एक जंगल में ताज़ा हवा लेने, मशरूम उगते देखने से आती है। ये वो खुशी है जो सब कुछ स्वस्थ तरीके से बढ़ते देखने, नई जिंदगी दुनिया में आते देखने से आती है। बड़े बैट परों पर सफ़ेद फर बिल्कुल गिर गया, जबकि अर्ल मिस्ट्रल का फूला हुआ पेट सीधा हो गया। शैरन की आंखों में जो मुश्किल से स्कारलेट ल्यूनर कोरोना पकड़े हुए थीं, राहत नजर आई। तुरंत बाद रेस्टोरेंट में वो क्रिम्सन मून तेजी से धुंधला हुआ, जैसे उसे किसी ने काफी रोशनी छीन ली हो। आखिर क्रिम्सन मून गायब हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या सैंग्विन ड्यूक ओल्मर ने कार्यवाही की? क्लाइन ने सोचते हुए सर हिलाया और साये में छुपा रहा। मिस्ट्रिल ने अपना गुस्सा दबाया और नीचे डाइनिंग रूम की तरफ देखा। उसने नीची आवाज में कहा, लक्षित ने पहले ही कुछ पहचान लिया था। इतनी पहले नहीं, मौजूदा हालात और स्पिरिट वर्ल्ड से मिली जानकारी को जोड़कर शैरन ने अपना जवाब दिया। मिस्ट्रिल की चमकदार लाल आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने कुछ सेकंड थकान के बाद कहा, जब हम आए उसी पल वो व्यक्ति चला गया था, जो रेड वाइन का ग्लास और अजीब कठपुतली छोड़ गया। ये जाल ऐसा नहीं लगता कि पहले से तय किया गया हो, ये आखिरी पल की तैयारी जैसे लगता है। ये कहते हुए मिस्ट्रिल ने शैरन की तरफ देखा। चैप्टर 1060 छिपाए गए राज। सैंग्विन और मिस्ट्रिल ने हल्का सा भौंके। यूं तो वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने काफी ईमानदारी से कहा, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई लीक, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड्स के पास काफी वक्त होता मदर ट्री ऑफ डिजायर और अबॉमिनेशन सुआ के रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करने का, एक और खतरनाक और भयंकर जाल बिछाने का। वो कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे एक एंजल आसानी से हल कर देता। ये भी वही वजह थी जिसके कारण मिस्ट्रिल ने कहा था कि जाल आखिरी पल की तैयारी जैसा लग रहा था और कुछ जल्दीबाजी जैसा था। इसने साबित कर दिया कि कोई गद्दार नहीं था। आखिर जो लोग आज रात से पहले ऑपरेशन के बारे में जानते थे वही शामिल थे। अगर वो जानकारी लीक करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे। ये तब तक नहीं जब तक कोई अपना मन न बदल ले या वक्त की आवश्यकता का फायदा उठाकर ज्यादा फायदा न चाहता हो, और ये सब साफ निशान छोड़ जाते। ब्लैक बॉनेट पहनी शरोन ने अपनी नजर उस रेस्टोरेंट पर जमाए रखी जिसकी छत छुट चुकी थी। कुछ खामोशी के बाद उसने कहा, शायद ये खतरा पहचानने का एक दूसरा तरीका है। इस ऑपरेशन के लिए सैंग्विन ने एक सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया था जो डेविल की डेंजर प्रेमोनिशन तक को डिस्टर्ब कर सकता था। स्पिरिचुअल इंट्यूशन जैसी चीजें तो छोड़िए, शायद मिस्ट्रिल इससे बेहतर व्याख्या सोच नहीं पाया। उसी पल रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल के एक रूम में रेड वाइन और अजीब फिगर के अलावा सब कुछ हाथ नहीं लगाया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असल में शरोन और मिस्ट्रिल डिविनेशन का इस्तेमाल करके अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते थे और हमले से पहले क्या हुआ था उसे वापस ला सकते थे। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आसपास का इलाका क्रिम्सन मून से रोशन हो चुका था। ये मदर ट्री ऑफ डिजायर से संबंधित क्लिंजिंग पाने के बराबर था। इसका मतलब था कि डिविनेशन आसानी से इसी ईविल गॉडेस तक पहुंच जाती और नतीजे अविचिंतनीय होते। शरोन के बोलने का इंतजार किए बिना मिस्ट्रिल ने एक चुपचाप गहरी सांस ली और कहा, हर काम में हादसे होते हैं, 100% सफलता की कोई बात नहीं। आज के लिए यहां खत्म करते हैं। अगर हम यहां और देर रहेंगे तो ऑफिशियल्स कुछ गड़बड़ पहचान सकते हैं। जब ही उसने ये कहा, छत से लटके हुए काले चेन्स तुरंत धुंधले और कल्पना में बदल गए। छत फिर से नीचे आ गई, रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल को ढक दी और पहले जैसा ही दिखने लगा। बिल्कुल, जब आंधी आती और बारिश होती तो पानी घर में घुसने की गनती थी। अगर कोई तेज आंधी आती तो पूरी छत फिर उड़ जाती। इलाके को घेरने वाले जाइगेंटिक बैट विंग्स अंधेरे में वापस समट गए और हल्की बूंदबांदी फिर से मरकज में आ गई। साये में छिपे हुए क्लेन देख रहा था कि मिस शरोन की फिगर तेजी से ट्रांसपेरेंट होकर गायब हो गई। उसने एक कल्पना धुएं का गोला उभरते हुए देखा और अनंत छोटी बातें हर दिशा में उड़ती देखीं। वो बेजान ही भौंके और चुपचाप अंदर ही अंदर गुनगुनाया, आखिर हुआ क्या?
हादसा होना चिंता की बात नहीं थी। चिंता की बात यह थी कि हादसे के बारे में पता ही नहीं। चाहे किसी का भी लेवल हो, अनजान हमेशा डरावना होता है। उसी पल उसने एक स्टैकेटो आवाज सुनी। क्या आखिर हुआ यहां? क्लेन ने सर घुमाया तो देखा कि मिस मैसेंजर किसी भी वक्त स्पिरिट वर्ल्ड से निकलकर उसके सामने आ गई थीं। उनके हाथों में लिए गए 4 ब्लॉन्ड रेड आइड सरों की नजर रेस्टोरेंट पर थी। क्या तुम यहां पहले क्या हुआ था देख सकती हो? क्लेन ने हेजिटेट करते हुए पूछा। म्यूटेंट पाथवे के रेट स्टेज पर पहुंचने पर बियॉन्डर स्पिरिट वर्ल्ड में आजादी से आना जाना कर सकता है। वहां से सीधे रेवलेशंस पा सकता है। चाहे स्पिरिचुअल इंट्यूशन हो या डिविनेशन, वो उसमें काफी फॉर्मिडेबल होते हैं। एक संबंधित सीक्वेंस 2 एंजल ऐसे पहलुओं में डेफिनेटली ताकतवर होता है। इसलिए क्लेन ने सवाल किया। रेने टिनिकेयर के हाथों में लिए गए 4 सरों ने हिलकर एक साथ कहा, नहीं। क्लेन सोचते हुए सर हिलाया और सवाल किए बिना उसने अपनी मैरियोनेट को कंट्रोल करके उस इलाके से निकलने को कहा। एमलिन व्हाइट, जो कुछ देर तक उल्टी करने के करीब आया था, ने घोस्टली ब्लू जेम जेड रिंग को रगड़ा। उसने हैरानी से अपने से बोला, बस यूं ही खत्म हो गया। ओथ ऑफ रोज के जरिए वो सैंग्विन अर्ल मिस्ट्रल की निराशा, गुस्सा और एक महिला या दूसरों पर अपना गुस्सा निकालने की अनिच्छा महसूस कर सकता था। उसका शुरुआती निर्णय यह था कि ऑपरेशन एक हादसे की वजह से फेल हो गया। खत्म हो गया? उसकी बात सुनकर मरी भी उतना ही स्टन रहा। वो असल में एमलिन व्हाइट से पूछना चाहता था कि अचानक उल्टी और चेहरे बिगड़ने का कारण क्या था, लेकिन उसने अपनी क्यूरियोसिटी को पूरे तौर पर कंट्रोल कर लिया और अपनी इच्छा को दबा लिया। तो उन्होंने टारगेट नहीं ढूंढा? एमलिन ने पूरी कोशिश की कि वो सैंग्विन अर्ल मिस्ट्रल ने क्या देखा और सुना, लेकिन मार्क्विस निबस की सील के कारण उसे ओथ ऑफ रोज के जरिए क्रिम्सन मून उभरने के बाद ही हालत देखने को मिली, और ये फीलिंग्स अनॉमली के बाद जल्दी ही बेअसर हो गईं। साथ ही एमलिन ने अंदर ही अंदर गुनगुनाया, क्या टेम्परेंस फैक्शन का डेमिगॉड यहां एक डॉल को पजेस करते हुए आया? किस मास्टर का काम है ये तो बस आर्ट है। टारगेट नहीं मिला, कैसे हो सकता है? मरी की भौंके बेजान ही सुकड़ी। उसके नजरिए से ऑपरेशन में अब तक सब कुछ स्मूथली चला आ रहा था। चाहे वो खुद हो, शरोन या सैंग्विन, किसी के पास रोज स्कूल ऑफ थॉट को जानकारी लीक करने का कोई कारण नहीं था। और शर्लॉक मोरियार्टी, उसने अनंत कोलैबोरेशंस के द्वारा अपनी क्रेडिबिलिटी साबित कर दी थी। अपार निराशा और उलझन को दबाते हुए मरी ने एक्सप्रेशन में ज्यादा बदलाव लिए बिना कहा, फिर हमें जल्द से जल्द इस इलाके से निकलना होगा। जब ही उसने ये कहा, उसकी फिगर धुंधली होने लगी, एक रेत की विशेषताएं दिखाते हुए। एमलिन ने फितरत से उससे पूछना चाहा कि क्या वो किसी डॉल मास्टर को जानता है, लेकिन मुंह खोलने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सैंग्विन की इमेज के लिए हानिकारक है। इसलिए उसने अपने शब्द निगल लिए, चाहे मैं वो मास्टर जान भी लूं, मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अपने मिशन का बोझ उठाने के लिए मुझे कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। अफसोस, हमने इस बार रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड को नहीं पकड़ा, जिससे उनके हेडक्वार्टर्स की मौजूदा हालत जान पाना मुमकिन नहीं रहा। उस एंसेस्टर की होली आर्टिफैक्ट पाना मुश्किल हो जाएगा। एमलिन के ख्यालों के दरमियान उसके एक्सप्रेशन धीरे धीरे गंभीर हो गए। बैकलैंड ब्रिज एरिया, आयरन स्ट्रीट रोड, ब्रेव हार्ट्स बार में एक बिलियर्ड रूम में क्लेन शर्लॉक मोरियार्टी की शक्ल में शरोन और मरी के सामने बैठा था। छोटी सी खामोशी के बाद ब्लैक रीगल ड्रेस पहनी शरोन, जो एक हाई स्टूल पर बैठी थी, ने डिटेक्टिव से कहा, इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्लेन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, क्रिम्सन मून का जो प्रभाव था उसे जल्दी ही तबाह कर दिया गया। आपका मतलब है कि जब रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमीगॉड को पहले ही किसी खास तरीके या किसी मौजूदगी द्वारा अति खतरे का एहसास हो गया, तो वो ऐसा जाल क्यों बिछाएगा जो कोई असर नहीं डालता? मरी ने शरोन से नजरें बदली और सोचते हुए पूछा। हाँ। क्लेन ने सर हिलाया। उसे पहले ही पता होना चाहिए कि ऐसे खतरनाक हालत में इस लेवल का जाल आसानी से हल हो जाता है। फिर वो वक्त बर्बाद करके जाल क्यों बिछाता और तुरंत भाग नहीं जाता? ये एक जिंदा जीव की फितरत है। छोटा बॉनेट पहनी शरोन ने अपनी नजर अनिंदक तरीके से हिलाई। सतह पर एक जाल है, लेकिन असल में कोई चीज छिपाने के लिए। क्लेन ने जवाब दिया, शब्द धीमी रफ्तार से बोला, हाँ, ऐसे जाल का इस्तेमाल सीन को साफ करने और किसी भी डिविनेशन को रोकने के लिए, ताकि असल हालात छुपी रहे। सिर्फ तभी कोई राज छिपाना होगा जब रोज स्कूल ऑफ थॉट का डेमीगॉड इतना वक्त सीन पर रहने का खतरा उठाएगा। लेकिन यह भी मुमकिन है कि उन्होंने उम्मीद नहीं की कि हमारे पास सैंग्विन का एक एंजल होगा जो जाल से निपटने में मदद करेगा। मरी ने सलाह दी। क्लेन मुस्कुराया और बोला, वो आपके पीछे के एंजल को इग्नोर नहीं करते। बैकलैंड में छिपे रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आपके पास ऐसे डिफेक्टर्स जरूर हैं जो उन्हें अच्छे से जानते हैं। वो रेने टिनिकेयर की मौजूदगी की बात कर रहा था। क्या राज छुपाना होगा? शरोन ने जैसे क्लेन के शक को मान लिया, सीधे बैठकर पूछा। क्लेन ने सर हिलाया। बहुत सी संभावनाएं हैं। शायद उन्होंने हमले का राज समय पर पहचान लिया। शायद वो बैकलैंड में कुछ रच रहे थे। ये कहते हुए क्लेन ने सोचने की कोशिश की कि रोज स्कूल ऑफ थॉट का बैकलैंड की मौजूदा तंग हालत से कोई लेना देना है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उनके लिए कोई जगह नहीं।
चाहे ऑर्थोडॉक्स देवता हों या ईविल गॉड्स, वे मदर ट्री ऑफ डिजायर के साथ काम करने के इरादे नहीं रख सकते। इससे क्लेन और ज्यादा पजल्ड हो गया। उसे नहीं पता था कि ऐसा अनजान फैक्टर कैसा अनजान हादसा पैदा करेगा। उसने थोड़ी देर रुका, अपनी नजर शरोन और मरी के चेहरों पर फेरी। सरल शब्दों में, हमें सावधान और सतर्क रहना होगा। यहां आने से भी बचना होगा। हाँ, जब तक आप अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं, दूसरे रोज स्कूल ऑफ थॉट के मेंबर्स पर फिर से नजर रखिए और देखिए कि क्या हम उनका छिपा राज जान सकते हैं। शुक्रिया। शरोन की फिगर ऊपर उठी और झुकी। मरी ने भी वैसे ही किया। स्कारलेट फ्लेम्स उभरी और क्लेन अपनी जगह से गायब हो गया। तय किए गए अग्रीमेंट के मुताबिक, क्योंकि उसे कार्रवाई लेने का मौका नहीं मिला, उसे सिर्फ एक फ्री मदद रेनेट टिनेकेयर की मिली। 160 बोकलैंड स्ट्रीट वापस आकर क्लेन ने कपड़े उतारे और जल्दी ही सो गया, उम्मीद की सुबह जल्दी उठ जाए। अचानक उसने एक सीरीज हवाले सी प्लीज सुनी। एक महिला से थी, मिस जस्टिस। एक अंदाजे के साथ उसने सर हिलाया और बाथरूम में दाखिल हुआ। उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम उठाए और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। जैसे उम्मीद थी, सप्लिकेंट मिस जस्टिस ऑड्री थी। इस महिला ने 12,000 पाउंड्स कैश जमा किए थे, उम्मीद की मिस्टर फूल उसे मिस्टर वर्ल्ड तक पहुंचा दें, ड्रीम वॉकर और हिप्नोटिस्ट बियॉन्डर विशेषताओं की ट्रांजैक्शन पूरा करने की। हाँ, अगर रिचुअल को एंजल्स एम्ब्रेस से बदला जा सकता है, तो मिस जस्टिस अगले 2 दिन में एडवांस करने की कोशिश कर सकती हैं। जब ऐसा हो तो ग्रोसेल्स ट्रैवल्स की खोज को शेड्यूल में रखने का वक्त आ गया है। लेनर्ड पहले ही कुछ दिनों से स्पिरिट वॉरलॉक बन गया है और उसके पास करने को कुछ नहीं। क्लेन ने आह छोड़ी और मिस जस्टिस को जवाब दिया, उसे बलि शुरू करने को कहा। मौजूदा हालत के और ज्यादा तंग और ज्यादा अनजान फैक्टर से भरते जाने से वो जल्द से जल्द खुद को मजबूत करना चाहता था। इसमें कई पहलू शामिल थे। पहला, मैरियोनेट्स और सील्ड आर्टिफैक्ट्स की संख्या में वृद्धि। दूसरा, उसके हेल्पर्स का वापस ठीक होना। तीसरा, ज्ञान और रहस्यों की और ज्यादा समझ। इससे उसे सच्चाई जानने और विभिन्न फैक्शंस की असली राय जानने में मदद मिलती है, इस प्रकार अंदर से मौका ढूंढने में। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स की खोज तीसरे पॉइंट से संबंधित थी। चैप्टर 1061, किसका सपना। जुमा, रात के गहरे अंधेरे में, ऑड्री के बेडरूम में। सिग्नल पाने के बाद गोल्डन रिट्रीवर सूजी ने दरवाजा खुद खोला और बाहर झपट गई। ऑड्री को कोई परेशान न कर सके। ऑड्री ने ड्रीम वॉकर की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक संबंधित सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स और पोषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अपैरेटस को एक छुपाए हुए स्पॉट से निकाला। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स का बड़ा हिस्सा सिटी ऑफ सिल्वर से था और वो ऐसी चीजें थीं जिसके लिए उसने अभी तक पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि लिटिल सन को कोई जरूरत नहीं सूझी थी। उसने पोषण महारत से बनाई और उस लिक्विड को देखा जो ग्रेश वाइट रोशनी के डार्क एंड पॉइंट से भरा था। उसने एक कदम पीछे हटकर हाथ जोड़े और उन्हें अपने मुंह के सामने रखा, जबकि धीमे से उच्चारण किया, इस युग का न होने वाला मूर्ख। जब ही उसकी प्रार्थना खत्म हुई, अनिर्वचनीय रूप की अनंत फिगर्स उसके सामने प्रकट हुए। वो जल्दी से तैरने और आपस में घुसने लगे जैसे वो सागर में एक्टिव हों। सागर के ऊपर 7 शुद्ध अलग अलग रंग की किरणें थीं जो अनंत ज्ञान रखती लगीं। इन 7 चमकदार रोशनियों के ऊपर अनंत ग्रेश वाइट कोहरा था और उसके ऊपर एक उच्च और भव्य पैलेस था। उसी पल पैलेस का दरवाजा खुला और एक फिगर जो गोल्डन रोशनी से बनी थी ने अपनी 12 पैर स्कारलेट फ्लेम्स से बने पर फैलाए और नीचे आकर ऑड्री के सामने बैठ गई। 12 पैर आग के पर तहरे हुए थे, जबकि उन्होंने ब्लॉन्ड ग्रीन आइड लड़की को एक एम्ब्रेस में लपेट लिया। ऐसा दृश्य सिर्फ 1 या 2 सेकंड तक चला, फिर गायब हो गया, जैसे वो हेल्यूसिनेशन हो। लेकिन ऑड्री को हमेशा ऐसा एहसास होता था जैसे वो इस तरह की पवित्र और ऊंची भावना में डूबी हुई हो। वो शांत हुई और ईमानदारी से मिस्टर फूल का शुक्रिया अदा किया। एंजल्स एम्ब्रेस के साथ वो अपने सपने में जागृत रह सकती थी और जब भी जरूरत हो जाग सकती थी। उसे सपनों में खोकर बाहर न निकलने की चिंता नहीं थी। इसका मतलब था कि उसने ड्रीम वॉकर के लिए संबंधित रिचुअल पहले ही पूरा कर लिया था और प्रभाव डेफिनेटली उससे बेहतर थे जो हो सकते थे। आखिर हर हिप्नोटिस्ट ऐसे गुप्त हस्ती से ऐसा बेनेडिक्शन नहीं पा सकता और ऐसे स्पेशल एंजल द्वारा एम्ब्रेस नहीं हो सकता। ऑड्री, बेस्ट ऑफ लक। ऑड्री ने अंदर ही अंदर गुनगुनाया, फिर हेजिटेट करना बंद किया और ग्लास बॉटल उठाकर अंदर की पोशन पी गई। पोशन इतनी बुरी नहीं थी जैसी उसने सोचा था। थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी कड़ी, थोड़ी सररियल और थोड़ी स्टिम्युलेटिंग थी, जैसे एक जंगली सपना हो जिसमें वो खुद को छोड़ सके। उससे पहले कि वो पोशन के प्रभाव को अपने जिस्म पर महसूस कर पाती, ऑड्री अचानक स्टार्टल्ड हुई, फिर चेतना हासिल की। उसने देखा कि खिड़की से बाहर रात से सुबह हो रही थी। सूरज आफाक से उभर रहा था,
आसमान को लाल कर रहा था। बाग के अंदर फूल खिल रहे थे, हरी घास की नोकें क्रिस्टलाइन शबनम से चमक रही थीं। जैसे ऑड्री इस दुनिया की हुक्मरान बन गई हो, उसकी चेतना ऊपर उठी और उसने विभिन्न दृश्यों को नीचे से देखा। उसके पिता और माँ ने हाथ पकड़कर बाग के रास्ते पर सैर की, खुशबू लेते हुए सुबह की रोशनी में नहाए। अपने अंतर दूर कर उसके दो भाई हिबर्ट और एल्फ्रेड घोड़ों पर सवार हुए और नौकरों को साथ ले आए। हंसी उनके साथ थी जब वो जंगल में दाखिल हुए, एक दूसरे से बेहतर शिकार के लिए मुकाबला करते हुए। फेसैक, इंटिस और फेन पॉटर जैसे देशों के एम्बेसडर्स या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ने लोएन के सोडेला पैलेस पर एक अग्रीमेंट पर दस्तखत किए। दुनिया को ऐलान किया कि जंग नहीं होगी। इस प्रकार आसमान के सारे अंधे बादलों को बिखेर दिया। बैकलैंड की स्मॉग की हालत सुधर गई। हर कंपनी के फैक्ट्री ने अल्कलाइन इंडस्ट्री इंस्पेक्टर और नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल की डबल रिव्यू पास की और उन्होंने ऐसे स्टैंडर्ड्स को दूसरे देशों तक प्रमोट किया। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स और मजदूरों के बेसिक लेबर एनवायरनमेंट्स की गारंटी थी और हर इंडस्ट्री का विकास बेहतर हो रहा था। आवारा लोगों की संख्या अविचिंतनीय लेवल तक गिर गई और हर तरह की सुरक्षा के कदम जो राज्य द्वारा लिए गए सबको ढके हुए। मजदूरों की संख्या बढ़ती गई जो बाइसिकल अफोर्ड कर सकते थे। सड़कों पर बाइसिकल एक बड़े फौज की तरह जमा हो गई, रिंगिंग साउंड्स के बीच अलग अलग दिशाओं में दौड़ रही थीं। बच्चों को छोटी उम्र में फैक्ट्रियों में काम नहीं करना पड़ रहा था। वो गिगल्स कर सकते थे और फूल अराउंड कर सकते थे, टेबल्स और चेयर्स वाले क्लासरूम्स में दौड़ सकते थे। अंदर उन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक्स खोलीं और ध्यान से सुनना शुरू किया। अगर वो पढ़ाई नहीं करना चाहते तो सिर्फ अपनी मर्जी से, न कि कानून की कमी की वजह से। औरतों के साथ अब उनके जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा रहा था। एक लॉन्ड्री मेड भी पढ़ाई के जरिए ज्ञान हासिल कर बेहतर नौकरी पा सकती थी। वहां रिपोर्टर्स, टीचर्स, पुलिस वुमेन, सोल्जर्स, माइनर्स और सिविल सर्वेंट्स थे। हर वॉक ऑफ लाइफ में देखे जा सकते थे। हर तरह के मैकेनिकल आइटम्स सड़कों और गलियों में नजर आने लगे, लोगों को कन्वीनियंस और खुशी दे रहे थे। एवनाइट कैथीड्रल के सामने वाले स्क्वायर में कबूतर उड़ते और उठते। लोग या तो बैठे थे या एकॉर्डियन बजा रहे थे, पूरे तौर पर अपनी जिंदगी का मजा ले रहे थे। ये ऑड्री के भविष्य के लिए सपना था। अंजुमनी बियॉन्डर्स को अब चिंता नहीं थी। जब तक वो अपनी फिजिकल मेंटल कंडीशन की जांच करवा ले, वो खुले तौर पर चल सकते थे और अपनी बियॉन्डर शक्तियों का इस्तेमाल लीगल तरीके से पैसे कमाने में कर सकते थे। ये सच में शानदार है। अगर मैं साफ चेतना न रखती तो मैं इसमें खो जाती। मैं अपनी चेतना के कमांडिंग पोजीशन से उतरकर अपने माता पिता के साथ सैर करने, अपने भाइयों के साथ शिकार करने और कभी-कभी स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने जाती। मैं अक्सर दुनिया की शांति को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करती। ऑड्री ने सपने को घूरा, एक बाउट पॉइंट महसूस किया। फिर उसे अपना एस्ट्रल प्रोजेक्शन फिर से उठता महसूस हुआ। उसने देखा कि उसका सपना एक बड़ा बबल जैसा था जो चेतना के द्वीप से उगकर अंदर आया, जबकि चुपचाप उसे घेर रहा था। एयर बबल ग्रे कोहरे से घिरा हुआ था। दूर से वो धुंधला सा दूसरे एयर बबल्स देख सकती थी और उनके नीचे उनके संबंधित चेतना के द्वीप थे। ग्रे कोहरे की गहराई में एक खामोश, उड़ता हुआ और चमकता हुआ वेवी कल्पना सागर था जो बेतह लगता था। कलेक्टिव सबकॉन्शियस का सागर। ये ड्रीम वॉकर के माइंड वर्ल्ड का दृश्य है। सिर्फ मैनिपुलेटर से आगे जाकर ही कोई कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में दखल अंदाजी कर सकता है। ऑड्री समझते हुए सर हिलाया और अपनी नजर वापस खींच ली। ज्यादा देर तक न रुककर उसने जबरदस्ती अपने सपने से भाग निकला। उसकी नजर तुरंत नॉर्मल हो गई, जबकि बाहर पिच ब्लैक था। सिर्फ बाग के आसपास के स्ट्रीट लैंप्स रोशनी छोड़ रहे थे। फिर उसने अपने बेडरूम के फुल बॉडी मिरर पर नजर डाली। उसे लगा कि वो पहले से ज्यादा अलग नहीं लग रही। सिर्फ जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ग्रीन आंखें और ज्यादा साफ और गहरी हो रही थीं, जैसे वो दूसरों की आत्मा को रिफ्लेक्ट कर सकें। आंखें बंद कर पोषण के द्वारा लाए गए ज्ञान को ग्रहण करते हुए ऑड्री ने ड्रीम वॉकर की कोर शक्ति को जल्दी पकड़ लिया। एक सपने को गाइड और कंट्रोल करके वो जानकारी हासिल कर सकती थी और दुश्मन को प्रभावित कर सकती थी। दो पहलू थे। पहला गाइडेंस था जो एवनाइट पाथवे के नाइटमेयर के समान था। सपने के अलग अलग बदलाव का इस्तेमाल करके लक्षित को अपने गहरे राज उजागर करने के लिए। अंतर यह था कि नाइटमेयर किसी व्यक्ति को सपने में जबरदस्ती खींच सकता है, लेकिन ड्रीम वॉकर्स ऐसा करने के काबिल नहीं हैं, जब तक कि वो हिप्नोसिस के साथ न जुड़े। दूसरा ऑल्टरेशन था।
लक्षित के सपने को मॉडिफाई करके वो उसे लंबे वक्त तक प्रभावित कर सकता था, उसे बदलकर और ऐसे काम करवा सकता था जो वो आम तौर पर नहीं करता, बिना उसका एहसास किए। इस ऑल्टरनेशन का प्रिंसिपल एक सपने को इंसाइसिव पॉइंट्स के रूप में और एस्ट्रल प्रोजेक्शन को लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करता, धीरे धीरे लक्षित के सोल बॉडी को कंटामिनेट करता, फिर बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड को प्रभावित करता, उसे सबकॉन्शियस में गहराई तक बिठाता। सीधे हिप्नोसिस के इस्तेमाल के मुकाबले एक कंट्रोल जो सपनों से शुरू होता, ज्यादा माइल्ड और फर्टिव होता, नोटिस होने में मुश्किल और हायर लेवल के लक्षित के लिए उचित। इस नजरिए से ज्यादातर मामले जो लव एट फर्स्ट साइट से जुड़े हैं, उनमें शायद कुछ छुपे हुए केसेस हों जो ड्रीम ऑल्टरेशन का नतीजा हो। हाँ, कई लोकप्रिय बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स में फीमेल लीड अक्सर एक फिगर का सपना देखती है और उसके साथ एक खूबसूरत रोमांटिक वक्त गुजारती है। इसलिए जब वो मेल लीड से मिलती है जो उसके सपने के फिगर के समान है, तो वो जल्दी ही सकम कर जाती है और प्यार के लिए स्ट्रॉन्ग पेंचेंट रखती है। ऑड्री ने पिछली पढ़ी हुई नॉवेल्स को याद किया और अचानक उसे मजा आया। उसके लिए चाहे गाइडेंस हो या ऑल्टरेशन, वो हिप्नोसिस के लिए एक आवश्यक बढ़ाव नहीं थे। इसके बजाय एक और बियॉन्डर शक्ति थी जो उसे और ज्यादा पसंद थी। वो थी ड्रीम ट्रैवर्सल। ये उसके जिस्म को इनकॉर्पोरियल बना देती, जैसे वो सपने में एक परी हो या एक ड्रीम वॉकर। न सिर्फ वो किसी दूसरे के सपने में सीधे छुप सकती थी, बल्कि वो एक सपने से दूसरे सपने में कूद सकती थी, फिजिकल मायने में ब्लिंक पूरा कर सकती थी। ऐसे ट्रैवर्सल की सीमा ये थी कि दो सपनों के बीच की दूरी 500 मीटर से ज्यादा न हो और वो बुद्धिमान जीव के होने चाहिए। खास माहौल में ये मुझे प्रभावित तौर पर छिपा सकता है। हिविन राम्बिस ने मुझे ड्रीम ऑल्टरेशन के जरिए सीधे प्रभावित क्यों नहीं किया? क्या इसलिए क्योंकि ये जगह चर्च की सुरक्षा में है? एवरनाइट पाथवे भी सपनों के डोमेन में माहिर है। ऑड्री ने सोचा, फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी को कन्वर्ज करना शुरू किया। फॉग के ऊपर के पुराने पैलेस में लंबी ब्रॉन्ज टेबल के साथ क्लेन लियोनार्ड के डायगनली कुछ सीट दूर बैठा था। अचानक तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लियोनार्ड ने अपनी चेयर में पीछे झुककर आलसी अंदाज में पूछा। बावजूद उसे याद था कि ये जगह मिस्टर फूल की है, इसलिए वो ज्यादा कैजुअल नहीं दिखना चाहता था। क्लेन ने उसे देखा और बोला, मुझे किसी काम के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तुझे मेरी मदद चाहिए? लियोनार्ड ने अपनी तरफ इशारा करते हुए हैरानी से पूछा। क्या तुम्हारा मतलब पैलेस है? उसे नहीं लगता कि वो क्लेन जैसे डेमीगॉड की मदद कर सकता है। तुम अपने आप की बहुत साफ समझ रखते हो, लेकिन मैं सच में तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। मुख्य रूप से ये कुछ सपनों से जुड़ा है। सपने? लियोनार्ड को समझ आया। उसने थोड़ी पजल्ड और हल्की सी हंसी के साथ कहा, क्लेन, तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मेरा मतलब तुम पहले जैसे हो गए हो। वो ग्लूमी एक्सप्रेशन नहीं पहने हुए। जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपने उलझे बाल सीधे किए और मुस्कुराया। वैसे मैं क्लाइन ने लेनर्ड की तरफ देखा और मुस्कुराया। टारगेट्स डेमिगॉड्स नहीं हैं, वो किसी प्रभाव की वजह से आज तक जीते रहे हैं। ये भी वही राज है जिसे मैं सपनों के जरिए जानना चाहता हूं। उसने जानकर शब्द जीते पर जोर दिया। लेनर्ड के जवाब का इंतजार किए बिना क्लाइन आगे बढ़ा। फोर्थ ईपॉक का एरिस्टोक्रेट ज़ोरोआस्ट फैमिली का एक मेंबर है। तुम शायद उसके सपने का इस्तेमाल करके पैलेस ज़ोरोआस्ट के बारे में और जान पाओ। ओल्ड मैन की संतान। लेनर्ड का दिल हिल गया। उसने क्लाइन द्वारा उठाए गए प्रस्ताव की तरफ देखा। यूं तो उसका पैलेस ज़ोरोआस्ट के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल था और उसने इस एंजल पर थोड़ा विश्वास भी बना लिया था, लेकिन फिर भी वो उसके प्रति सबसे बेसिक लेवल की होशियारी रखता था। आखिर वो एक ऐसे बाहरी था जो उसके जिस्म में रहता था। उसी पल क्लाइन ने जोड़ा, अभी के लिए पैलेस ज़ोरोआस्ट से इस बात का जिक्र मत करना। क्या तुम मुझे इतना अनरिलायबल आदमी समझते हो? लेनर्ड ने अंदर ही अंदर ग्रम्बल किया। जवाब दिया, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं। ये देखकर कि लेनर्ड ने मान लिया, क्लाइन मुस्कुराया और बोला, वापस जाकर मुझे तुम्हारे खून की कुछ बूंदें दिलवा दो। ये सपनों की खोज के लिए ज़रूरी है। उसने खास तौर पर नहीं बताया कि उसे खून कैसे देना है। आखिर लेनर्ड कम से कम 2 तरीके जानता था। पहला, वो उसे मिस्टर फूल के लिए बली कर सकता है और अनुमति ले सकता है कि वो उसे द वर्ल्ड को दे। दूसरा था कि वो रहस्यमयी ओरिजिन्स के मैसेंजर को बुलाकर खून को एक बॉटल में डालकर एक खत के साथ भेज सकता था। खून? लेनर्ड ने फितरत से शब्द दोहराया। मिस्टिसिज्म में किसी का खून एक महत्वपूर्ण चीज थी। बेहतर था कि अपना खून किसी दूसरे को न दिया जाए, वरना वो बिना वजह जाने मरे। कभी कभी मौत सबसे भयंकर नतीजा नहीं होता। छोटी सी हेजिटेशन के बाद लेनर्ड ने सर हिलाया। खोज कब शुरू होगी? क्लाइन इस सवाल के लिए तैयार था। जवाब दिया, रात के संडे को मिडनाइट के करीब।
वो मिस जस्टिस को वक्त देना चाहता था ताकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी कन्वर्ज करे और अपनी क्षमताओं से परिचित हो सके। ठीक है, लेनर्ड ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद क्लाइन ने सीरियसली सोफिस्ट्री के स्किल समझाए ताकि प्यारे कवि को पता चले कि वापस जाकर अपने दादा को कैसे शांत करे। रियल वर्ल्ड में वापस आकर लेनर्ड अपने शब्दों पर विचार कर रहा था जब उसने पालस ज़ोरोवास्ट की हल्की सी उम्रदार आवाज़ सुनी। तुम्हारे पिछले कलीग ने तुम्हें क्यों ढूंढा? क्या ऐसा कुछ है जो खत में नहीं बताया जा सकता? लेनर्ड ने अपनी सिटिंग पोजीशन एडजस्ट की और हल्का सा हंसा। उसे डर है कि खत लीक हो जाएगा, आखिर इसमें उस आदमी का हाथ हो सकता है। जब ही उसने अपनी बात खत्म की, लेनर्ड ने अंदर ही अंदर गुनगुनाया, बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे सावधान रहा जाए। जो मैं देखूं वही आप देखोगे। उस आदमी, पैलेस ज़ोरोवास्ट ने जैसे समझ लिया कि वो किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, लेनर्ड ने टेबल पर एक कप उठाया और एक घूंट माल्ट बियर पिया। उसे थर्ड इपॉक का एक एसेटिक मिला है। वो उसके सपने के जरिए उस युग का इतिहास जानने की उम्मीद रखता है। जो लेनर्ड ने कहा वो सच था, लेकिन वो सिर्फ एक हिस्सा था। ये वही स्किल थी जिसे क्लाइन ने खास तौर पर सिखाया था। थर्ड इपॉक का एसेटिक, वो अभी भी जिंदा है? पैलेस ज़ोरोवास्ट ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, वो उतने हैरान नहीं थे। आखिर उनके लेवल पर, चाहे वो 100 तरीके न जानते हों जो लोगों को थर्ड इपॉक से जिंदा रहने दें, वो कम से कम 5-6 तरीके तो जानते ही थे। सबसे आसान तरीका ये था कि दूसरों का वक्त या जिंदगी छीनकर किसी लक्षित में डाल दी जाए। वो शायद अभी भी जिंदा है, लेकिन एक बहुत खास हालत में है। लेनर्ड ने जो जानता था वही बताया। पैलेस 2 सेकंड के लिए चुप रहे, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोले, ऐसा है, फिर मैं सिर्फ तुम्हारी कामना कर सकता हूं कि तुम सपने में वो दृश्य न देखो जो नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, तुम्हारे पिछले कलीग के पास कंसीलमेंट की मौजूदगी की सुरक्षा है, इसलिए वो पक्का तैयार होगा। लेनर्ड ने टॉपिक पर जवाब नहीं दिया। उसने अचानक चीख मारी, ओल्ड मैन, क्या तुम सच में थोड़ा भी क्यूरियस नहीं हो? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि थर्ड इपॉक में असली देवता कैसे थे या कटाक्लिज्म का कारण क्या था? ये सोफिस्ट्री की दूसरी टेक्निक थी जो क्लाइन ने उसे सिखाई थी। सवाल किए जाने से बेहतर है कि खुद ही सवाल उठाए जाएं। मैं कुछ हद तक अंदाजा लगा सकता हूं कि क्या चल रहा है, पैलेस ने आह भरकर जवाब दिया। फिर उसने नाक से हवा निकाली। आज तुमने हमारी बातचीत के प्रवाह को कंट्रोल करने में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की है। ये तुम्हारे पिछले बिहेवियर से काफी अलग है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर एक राज है जो तुम गहराई में छिपा रहे हो। अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर है। कम से कम ऐसा नहीं है जो एक बार में देख लिया जाए। लेनर्ड का एक्सप्रेशन जम गया। पैलेस ने तुरंत हल्का सा हंसा। देखो, मैंने सिर्फ एक बार ट्राई किया और तुम एक्सपोज हो गए। तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तुम्हारा पिछला कलीग सच में ठिस्क। लेनर्ड सिर्फ एक ड्राई चकल से जवाब दे पाया। उसने कप नीचे रखा और आगे झुका। फिर उसने एक सिल्वर रिचुअल डैगर उठाई और एक जख्म किया जिससे कुछ बूंदें खून की चली गईं। साथ ही अर्ल हॉल के रेजिडेंस में ऑड्री भी जेम्स जड़े बैगर पकड़े हुए थी। वो मुफ्त मदद देने के वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। उसने डैगर की नोक अपने हाथ के पीठ की तरफ की। दर्द बहुत हल्का है, दर्द बहुत हल्का है। खुद को हिप्नोटाइज करते हुए उसने जोर लगाया और जख्म चीर दिया। अभी बिना जोर लगाए उसकी खाल चीरना मुमकिन नहीं था, चाहे वो अपने ड्रैगन स्केल्स न भी दिखाए। रात के संडे को एक बॉल में जाने के बाद क्लाइन 160 बॉकलैंड स्ट्रीट वापस आया। उसने बहाने का इस्तेमाल किया कि वो थक गया है और जल्दी सोने की जरूरत है। रात के वी आवर्स में वो बेड से उठा, एक रिचुअल सेट किया और खुद को बुलाया। कुछ काम के बाद वो उस सीट पर बैठा जो द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो की थी। उसने कंफर्म किया कि एक बार समनिंग खत्म हो जाए तो वो ग्रे फॉग के लेवल और स्टैंडिंग का इस्तेमाल करके ग्रोजेल्स ट्रैवल से जबरदस्ती निकल सकता था। उस पल उसके सामने 3 मेटल बॉटल्स और एक सिल्वर मास्क था। पहले उसके, लेनर्ड के और ऑड्री के खून से भरे हुए थे, जबकि बाद वाला मिस जस्टिस द्वारा पहले ही बलि कर दिया गया था। क्योंकि उसे पता था कि इस बार सपने की खोज में मिस्टर स्टार शामिल होंगे, इसलिए उसने पूरा वक्त लाए पहनकर अपना चेहरा छिपाने और पहचान खुलने से बचने का प्लान बनाया था। कुछ देर तकाने के बाद क्लाइन ने हार्ड कवर्ड डीप ब्राउन ग्रोजेल्स ट्रैवल्स को कचरे के ढेर से उड़वाकर लंबी ब्रॉन्ज टेबल पर उतार दिया। साथ ही उसने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को अपने जिस्म में डाल दिया। इसके बाद उसने जस्टिस, ऑड्री और द स्टार लेनर्ड को ग्रे फॉग के ऊपर खींच लिया। 2 डार्क रेड बीम्स एक साथ उभरीं, काफी धुंधली फिगर्स बनाती हुई। ऑड्री और लेनर्ड ने लंबी धब्बेदार टेबल के नीचे अपनी नजर डाली और मिस्टर वर्ल्ड के सामने की चीजों का जायजा लिया। फिर उनका ध्यान पुरानी किताब की तरफ गया। ऑड्री की आंखें घूमी, क्यूरियोसिटी से पूछा, हमारी इस बार की खोज इस किताब से जुड़ी है? हाँ, हमारे लक्षित इस किताब के अंदर हैं, क्लाइन ने मुस्कुराते हुए कहा। किताब के अंदर? लेनर्ड ने हैरानी से पूछा।
यूं तो वो एक रेड ग्लव है और उसने सुपरनैचुरल केस फाइल्स की भारी मात्रा पढ़ी है, लेकिन उसने कभी किताब के कैरेक्टर्स से बात करने के बारे में नहीं सुना था। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, हाँ, ये एक मैजिकल किताब है। इसके अंदर एक ऐसी दुनिया है जो एनविजन्ड है। उस दुनिया में जो होता है वही किताब की कंटेंट्स बन जाती है। एनविजन्ड? ऑड्री में शार्पली एक मुखर फ्रेज पकड़ा, उसे सिनोनिम्स से जोड़ा। उसे हाल ही में पता चला था कि स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 0 को विजनरी कहते हैं, और उसे अच्छे से पता था कि किंग ऑफ ड्रैगन्स पुराना देवता एनकेवेल्ट ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन था। कुछ सोचने के बाद क्लाइन ने कहा, मेरा वर्णन शायद ठीक नहीं होगा। वो एक एनविजन दुनिया हो सकती है या एक सच्चा सपना। एक चीज जिसकी मैं पुष्टि कर सकता हूं वो ये है कि इसे सेकंड ईपॉक के एक पुराने देवता ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एनकेवेल्ट ने बनाया था। मैंने इसे वाइस एडमिरल आइसबर्ग से पाया। पुराने देवता की निशानी, इसलिए ये एक जायंट और एल्फ को सेकंड ईपॉक से, थर्ड ईपॉक के एसिटिक, फोर्थ ईपॉक के ह्यूमन अरिस्टोक्लैट और फिफ्थ ईपॉक के लोनी सिपाही को आज तक जीते रख सकती है। लेनर्ड को समझ आया। वो द वर्ल्ड गेरमन स्पैरो का जायजा लिए बिना न रह सका। वो सोच नहीं पा रहा था कि क्लाइन ने टिंगन छोड़ने के बाद कैसे अनुभव किए होंगे। इस पल क्लाइन ने आसपास देखा और लाए मास्क मिस जस्टिस की तरफ ढकेला और बोला, चलो अंदर चलें। ठीक है। ऑड्री ने सिल्वर मास्क पहन ली। लेनर्ड ने आसपास देखा और सर हिलाया। ठीक है। क्लाइन ने तुरंत 3 मेटल बॉटल्स उठाईं और उनमें से कुछ खून निकालकर ग्रोजेल स्क्रवल्स के कवर पर लगा दिया। तो खून इसके लिए था। जैसे ही ये ख्याल ऑड्री के दिमाग में फ्लैश हुआ, उसने एक सफेद बर्फीला तूफान देखा। बर्फ के टुकड़े जो डाउन फेदर्स के बराबर थे और तेज ठंडी हवा के बीच 15 मीटर से ऊंची एक सिटी पास खड़ी थी। 4 दीवारी पर लेदर आर्मर पहना हुआ एक सिपाही, जहां हवा बर्फ नहीं पहुंचती थी, वही बैठा था। जब तक कोई व्यापारी कारवा ना हो, वो आम पेडेस्ट्रियंस को रोकेंगे नहीं। ये एक पूरे तौर पर एनविजन्ड दुनिया है, जैसे ये असली हो। लेनर्ड ने आसपास देखा, हाथ फैलाकर कुछ बर्फ की टुकड़े पकड़े। उसे छूने पर ठंड महसूस हुई, जबकि वो जल्द ही पानी में पिघल गए। एनवायरमेंट की पुष्टि के बाद लेनर्ड को अचानक एहसास हुआ, क्लाइन ने गेरमन स्पैरो की कोल्ड और रिफाइंड इमेज बनाए रखी थी। मिस जस्टिस ने सिल्वर मास्क पहना हुआ था। उसके चेहरे का निचला हिस्सा, हरी आंखें और ब्लॉन्ड बाल दिख रहे थे, जिससे उसकी असली शक्ल का तसव्वुर करना नामुमकिन था। और उसके लिए उसने बिल्कुल भी डिस्गाइज नहीं किया। ये ऑफिशियल बियॉन्डर्स की आदत थी। वो खुलेआम मिशंस करते थे, बिना किसी डिस्गाइज के। मिस्टर स्टार सच में लेड बैक हैं और उनके बाल काफी आलसी तरीके से सांझे गए हैं। काफी अफसोस है, वरना उनके लुक्स से वो मैगजीन्स के कवर्स पर मॉडल बन सकते हैं। ऐसी एक नोबिलिटी जो बहुत से हैंडसम बंदों से मिल चुकी थी। ऑड्री ने पोलाइटली उनकी तरफ देखा, फिर ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए बिना नजर हटा ली। क्लाइन ने अंदर ही अंदर हल्का सा हंसा और बर्फीले तूफान में सिटी की तरफ इशारा किया। हमारा पहला लक्ष्य थर्ड इपॉक का एसिटिक मिस्टर स्नोमैन है। ये वही व्यक्ति है जिसका अमोन और उसके भाई से संबंध होने की सबसे ज्यादा संभावना है। क्लाइन के प्लान के मुताबिक स्नोमैन के बाद 4th जनरेशन एरिस्टोक्रेट मोबेट होगा, क्योंकि जायंट ग्रोसेल और एल्फ सियाटस ज्यादा ऊंचे लेवल्स के मामलों से जुड़े थे और हादसे होने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए इन्हें शेड्यूल के अंत में रखना सुरक्षित था। 4 लोगों के सबकॉन्शियस की सपनों के जरिए खोज के बाद फिर वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में दाखिल होंगे, किसी भी मुमकिन राज की तलाश में। चैप्टर 1063 परमेश्वर का बायां हाथ। पेसोटी सिटी के एक काफी दूर दराज इलाके में पत्थर की बनी एक इमारत थी। वो खरखरी दिखती थी और एक ऐसी कैथीड्रल थी जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की जरूरत थी। सबसे आंखों को खींचने वाला और इंट्रिकेट हिस्सा ऑल्टर था। उस पर एक लकड़ी का क्रॉस और क्रॉस उठाए एक ऊंची फिगर खड़ी थी। असेटिक स्नोमैन पहली प्यू पर बैठा था, डिवाइन स्टैचू के सामने, सिर झुकाए, आंखें बंद, फोकस्ड प्रार्थना में। वो एक मध्यम वयस्क आदमी था, जो बूढ़ा नहीं माना जाता था, लेकिन जिसकी कुछ रिंकल्स थीं। वो एक सीधी सफेद रोब पहने था जो अनंत बार धो चुकी थी। उसके भूरे छोटे बाल थे और उसकी बाहों, कंधों, पिंडलियों और पैरों पर हर तरह के पुराने स्कार्स और स्कैब्स थे। उसी पल कैथीड्रल के दरवाजे पर 2 आदमी और एक महिला प्रकट हुए। आदमी ऐसे ब्लैक रोब्स पहने थे जो आसपास से बिल्कुल अलग थे। एक वेस्ट और आधी टॉप हैट पहने था फॉर्मल बोटाई के साथ, और दूसरा आलसी अंदाज में सफ़ेद शर्ट पहना था। पहले की प्रोनाउंस्ड आउटलाइन थी, ठंडे एक्सप्रेशन के साथ, जबकि दूसरे के काले बाल और ग्रीन आंखें थीं। वो काफ़ी अच्छे दिखते थे, एक कवि की रोमांटिक हवा छोड़ रहे थे। महिला एक लंबे सफ़ेद ड्रेस में थी जो वेस्ट पर टाइट थी और स्लीव्स पर फ्रिली डिज़ाइंस थीं। उसके सीने पर जाली के तरीके से लेसी फ्लावर्स सी दी गई थीं।
उसने इंट्रिकेट सिल्वर मास्क पहना हुआ था, एक जोड़ी एमरल्ड जैसी आंखें, उसकी ऊंची नाक, लिप ग्लॉस किए हुए होंठ और चेहरे का निचला हिस्सा उजागर करते हुए। इससे जिसने भी देखा वो उसकी असली शक्ल कितनी खूबसूरत होगी इसका तसव्वुर करने पर मजबूर हो जाता। वो अति आकर्षक थे, चाहे कौन सा एंगल लिया जाए, यही बात थी। लेकिन रास्ते गुजरने वाले, कांग्रेगेशन के कम लोग और प्रार्थना करने वाला असेटिक उनकी तरफ एक नज़र तक नहीं दे रहा था, बिल्कुल उन्हें इग्नोर कर रहा था। ये हेल्यूसिनेशन और साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी का कॉम्बिनेशन था। ऑड्री ऑपरेशन मोड में आ चुकी थी, अब कोई क्यूरियोसिटी नहीं दिखा रही थी। उसने आसपास अपनी नज़र दौड़ाई और नर्म आवाज में कहा, अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिस्टर स्नोमैन को सुलाया जाए, वरना हमें आज रात तक इंतज़ार करना होगा, इस दुनिया की रात। रिलैक्स, ये तो ट्रिवियल है, लेनर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिस जस्टिस के मुकाबले, जिसके पास सिर्फ कुछ सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स का अनुभव था, एक नाइट हॉक के रूप में वो ऐसी चीज़ें देख चुका था। वो बहुत कंपोज था और क्लाइंट के साथ मजाक भी करना चाहता था। बिल्कुल, उसे नहीं पता था कि मिस जस्टिस ने हाल ही में एक डेमीगॉड को हिप्नोटाइज किया था। क्लाइंट ने अपने पिछले टीममेट की तरफ देखा। फिर शुरू करते हैं। वो अनशैडोड क्रूसिफिक्स लेकर चल रहा था और 3 घंटे से कम में उसे वापस सीक्वेंस 5 पर गिरा दिया जाएगा और उसकी बिजारो सॉर्सरर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पवित्र हो जाएगी। इसलिए वो किसी भी वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो फिर से अपने पागल एडवेंचरर स्टेट में आ गया है। टिस्क। लेनर्ड ने गोलमोल बात नहीं की। उसने हाथ उठाकर अपने बाल सांझे, जबकि उसकी ग्रीन आंखें अचानक गहरी हो गईं। खामोशी से प्रार्थना करने वाला असेटिक स्नोमैन गहरी नींद में सो गया था। ये नाइटमेयर की बियॉन्डर शक्ति है। इस दृश्य को चमकती आंखों से देखते हुए ऑड्री ने अंदर ही अंदर गुनगुनाया। असल में उसे नाइटमेयर की शक्तियों का पता था। उसने पहले भी देखा था, जब वो सैंग्विन विस्काउंट अर्नेस्ट बोयार से निपट रहे थे। लेकिन हालत की अर्जेंसी के कारण वो उसे पूरा समझ नहीं पाई। सिर्फ अब उसे पूरे तौर पर देखने का मौका मिला। तुरंत बाद उसने दोनों हाथ उठाकर द वर्ल्ड और द स्टार की बाहों को पकड़ा। अपनी ड्रीम वॉकर की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उसने उन्हें स्नोमैन के ड्रीमस्केप में ले गई। मैं खुद कर सकता हूं, लेनर्ड ने मम्बल किया जैसे ही वो धुंधली दुनिया में दाखिल हुआ। क्लाइन और ऑड्री ने उसे इग्नोर किया और जल्दी से इलाके का सर्वे किया, स्नोमैन के ड्रीमस्केप को पूरा ग्रहण करते हुए। वो भी एक कैथीड्रल के अंदर थे, एक असाधारण भव्य कैथीड्रल। पुराने पत्थर के स्तंभ एक ऊंचे गुंबद को सहारे दे रहे थे, लेकिन उन्होंने हॉल को ज्यादा सेगमेंटेड और क्रैम्प्ड नहीं बनाया। वो अभी भी अति स्पेशियस था। कैथीड्रल का दरवाजा चौड़ा और ऊंचा था, यहां तक कि जायंट्स के लिए भी। दोनों तरफ सिल्वर कप्स में रखी गई मोमबत्तियां वार्म ग्लो चढ़ रही थीं। सामने का ऑल्टर ग्रैंड और मैग्निफिसेंट था। उनके ऊपर ग्रेश व्हाइट क्रॉसेस और क्रॉस उठाए हुए भगवान की एक स्कल्पचर थी। स्टैचू का चेहरा इतना साफ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि वो दुनिया के सभी जीवों के प्रति दया दिखा रहा हो। स्नोमैन भी पहली प्यू पर बैठा था, होली ऑल्टर के सामने, उसका सिर झुकाए, आंखें बंद, फोकस्ड प्रार्थना में। ये आफ्टरनून टाउन की अबैंडेंड कैथीड्रल जैसी है जो लिटिल सन ने हमें दिखाई थी। ये उसी युग की इमारत होगी। ऑड्री ने अपनी नज़र ब्रिक आर्चेस पर फेरी और धीमे से कहा। साथ ही उसने अपनी क्यूरियोसिटी को दबाने की कोशिश की और खुद को शांत रहने को कहा। लिटिल सन, ये छोटा कैसे? वो फेलो तो मुझसे लंबा और बड़ा है, लेकिन आफ्टरनून टाउन की अबैंडेंड कैथीड्रल। लेनर्ड ने उलझन में सोचा, लामपून करते हुए। जब वो टैरो क्लब में शामिल हुआ, द सन डेरिक कब का सिटी ऑफ सिल्वर वापस जा चुका था। यूं तो वो कभी कभी जायंट्स किंग्स कोर्ट की खोज का जिक्र करता था, लेकिन वो संबंधित कोई इमेजेस नहीं बनाता था। हाँ, क्लाइन ने अपनी नज़र वापस खींची और मिस जस्टिस से सहमति व्यक्त की। फिर उसने उससे कहा, स्नोमैन के सपने को गाइड करने की कोशिश करो और उससे अपने सबकॉन्शियस की महत्वपूर्ण जानकारी उजागर करने दो। उसे किंग्स ऑफ एंजल्स पर केंद्रित करो। ये मिशन नाइटमेयर और ड्रीम वॉकर दोनों पूरा कर सकते थे। वो मिस जस्टिस से क्यों करवा रहा था? इसका कारण ये था कि वो उसे ड्रीम वॉकर पोशन हजम करने का मौका देना चाहता था। आखिर लेनर्ड पहले ही उस स्टेज से गुजर चुका था। और जो भी हो, सबकॉन्शियस से जुड़े मामलों में स्पेक्टेटर पाथवे के बियॉन्डर्स डेफिनेटली ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। उनका तरीका ज्यादा प्रिसाइज और असरदार होता है। तभी लेनर्ड को एक समस्या का एहसास हुआ। मिस जस्टिस की क्षमताएं सपनों के डोमेन से जुड़ी हैं। इसका मतलब यह है कि वो पहले ही सीक्वेंस 5 ड्रीम वॉकर तक पहुंच चुकी थीं। क्या ये बहुत तेज नहीं है? लेनर्ड ने चुपके से हैरानी और अविश्वास महसूस किया। उसे याद था कि मिस जस्टिस ने टैरो क्लब में शामिल होते समय एक्सचेंज में जिक्र किया था। उसे हिप्नोटिस्ट बने 1 महीना भी नहीं हुआ था और अब सिर्फ 3 महीने गुजरे हैं।
उसने पक्का टैरो गैदरिंग पर अपने एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन 4 महीने में हिप्नोटिस्ट पोशन को पूरी तरह हजम कर लेना काफ़ी शॉकिंग है। लेनर्ड के दिमाग में ख्याल दौड़े, एक बैफलिंग फीलिंग आई कि रेड ग्लव्स कैप्टन बनने, चर्च के क्वाजी हाई रैंकिंग मेंबर, सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक होने का गर्व गायब हो गया। जब उसके ख्याल दौड़ रहे थे, ऑड्री ने टर्स तरीके से रिक्वेस्ट मानी और कुछ कदम आगे बढ़कर स्नोमैन के पास खड़ी हो गईं। उसकी जेम जैसी आंखों में अचानक कल्पना लहरें प्रकट हुईं। वो लहरें लगातार गहराई में डूब रही थीं, अंधकार और शांति में वापस आ रही थीं। अदृश्य लहरें फैलीं, कैथीड्रल के सामने वाला ऑल्टर अचानक धुंधला हो गया। ये भव्य चीजें क्रॉस और डिवाइन स्टैचू के साथ वॉप्ट हुईं और अचानक फैल गईं, ऐसी लाइट्स और शैडोज छोड़ी जो ज्यादा इंटेंस नहीं थीं। लाइट्स और शैडोज आपस में गुथ गईं, एक 3 डिमेंशनल पोर्ट्रेट बना दिया जो एक ऊंची पहाड़ी श्रृंखला थी। मुख्य चोटी बड़ों में बड़ी थी, लेकिन सफेद बादल उनकी ऊंचाई को छिपाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, ऑटोमैटिकली पीक के दोनों तरफ अलग हो रहे थे। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा क्रॉस खड़ा था जो पहाड़ से भी ऊंचा था। उसके सामने एक विशाल फिगर थी जो लेयर्स में जमाए हुए हैलोज से ढकी हुई थी। 2 विंग्ड, 4 विंग्ड और 6 विंग्ड फरिश्ते या तो ब्यूगल्स पकड़े हुए थे, या हार्प बजा रहे थे, या फ्लूट बजा रहे थे। विशाल फिगर के गिर्द नाच रहे थे, गा रहे थे और स्तुति कर रहे थे। 8 धुंधली फिगर्स जो 12 पैर विंग्स रखते थे ने महान देवता को घेर लिया। कुछ उनके पैरों के पास जमीन पर गिर गए, उनसे लगकर जैसे पूरी तरह उस पर निर्भर हों। कुछ दोनों तरफ तैर रहे थे, उनके आदेशों का इंतजार कर रहे थे। ये वही दृश्य था जो क्लाइन ने पहले देखा था। उसे पता था कि देवता पुराना सूर्य देवता था, और उसे पता था कि पीठ पर 12 पैर विंग्स वाले फिगर्स किंग्स ऑफ एंजल्स थे। उसी पल स्नोमैन ने आंखें खोली और जस्टिस ऑड्री की तरफ देखा। जैसे वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हो, गंभीर भाव से बोला, सिर्फ होली स्पिरिट ही सच में परमेश्वर की सेवा कर सकता है। ये वही लक्ष्य है जिसके पीछे मैं अपनी पूरी जिंदगी भागा। मैं परमेश्वर को अनंत रोशनी के ऊपर खड़े देखता हूं, दया उसके राज्य और जमीन पर बिखरी। उसके आसपास 8 राजा हैं। डार्क एंजल परमेश्वर द्वारा पैदा किया गया पहला फरिश्ता है। वो उनकी बाईं हाथ है, उनकी प्रॉक्सी और स्वर्ग का डेप्यूटी। एंजल ऑफ इमेजिनेशन परमेश्वर का सबसे बड़ा बेटा है। परमेश्वर ने कहा कि एक दूर के भविष्य में तुम सभी जीवों के मुक्तिदाता बनोगे। एंजल ऑफ टाइम परमेश्वर का दूसरा बेटा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम एक गॉड ऑफ ट्रिकरी और गॉड ऑफ मिस्चीफ हो, प्रलय की सवेरे की रोशनी। सफेद फरिश्ता, हवा फरिश्ता और तकदीर का फरिश्ता परमेश्वर के वफादार अनुयायी हैं, दृढ़, बहादुर, ईमानदार, जब से वे कमजोर थे तब तक जब वे ताकतवर नहीं बन गए। ज्ञान का फरिश्ता पाप और पश्चाताप से मुक्त होकर पवित्र हुआ, उनसे बिल्कुल अलग, जो पाप के फल खाने के बाद गिरा। युद्ध का फरिश्ता परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर की सजा। उसका जमीन पर आना मतलब है कि युद्ध नजदीक है। इस नजरिए से ये असेटिक कभी पुराने सूर्य देवता के दिव्य राज्य में नहीं गया और ना ही कभी किसी किंग ऑफ एंजल को देखा। जो वो बता रहा है वो शायद धार्मिक कैनन से है। दूसरे शब्दों में, जो वो कहता है वही ऑफिशियल टेक्स्ट है। इस नजरिए से डार्क एंजल ससरीर सच में किंग्स ऑफ एंजल्स का नेता था। वो पुराने सूर्य देवता पर सबसे ज्यादा भरोसेमंद था और स्वर्ग का डेप्यूटी कहलाया। फिर भी ऐसी मौजूदगी को बिविच्ड, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उसका क्या नतीजा हुआ और आज तक उसके निशान क्यों नहीं। क्लाइन ने सीरियसली स्नोमैन के वर्णन को सुना और किंग्स ऑफ एंजल्स की ज्यादा साफ समझ पाई। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुराने सूर्य देवता ने भविष्यवाणी की थी कि आदम मुक्तिदाता होगा। इससे वो कुछ पजल्ड हो गया। तो ये सारे 8 किंग्स ऑफ एंजल्स हैं। लेनर्ड भी ध्यान से सुन रहा था। ये वही बात थी जो ओल्ड मैन पैलेस ने पहले डिटेल्स में नहीं बताई थी। ये कैटेक्लिज्म से पहले की पुरानी सच्ची गुप्त बात थी। ऑड्री ने 3 किंग्स ऑफ एंजल्स की म्यूरल देखी थी जो सिटी ऑफ सिल्वर के क्रिएटर को खा रहे थे। संबंधित इमेजेस के जरिए उसने उन्हें इटर्नल ब्लेजिंग सन, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से मिला लिया था। इसलिए वो इतनी हैरान नहीं हुई। उसने सर घुमाकर द वर्ल्ड और द स्टार की तरफ देखा, शांत भाव से उन वाक्यों के पीछे छुपा अर्थ व्यक्त किया। मिस्टर स्नोमैन के कहने के मुताबिक डार्क एंजल पैदा किया गया। 3 किंग्स ऑफ एंजल्स, सफेद, हवा और तकदीर ने पुराने सूर्य देवता का साथ वीक स्टेज से दिया, जब तक वे धीरे धीरे अपने आप